चलिए बेटा, तो आपका एग्जाम जो है वो काफी पास है, और उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मतलब कि आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे, उनके बारे में हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जो पहला सवाल कर रहे हैं, दैट इज योर बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स में हर स्कूल में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सुनेंगे ध्यान से, जल्दी से इसको खत्म करते हैं। टॉपिक क्या है आपके पास? बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम के बारे में आपने काम करना है, और बर्नौलीज थ्योरम वाली चीजें जो है वो कुछ कैसे चलेंगी, सुनो ध्यान से। बर्नौलीज थ्योरम के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसने क्या कहा है? दिस थ्योरम स्टेट्स दैट। 5 नंबर कैसे मिल पाएंगे? वो सारा डाटा जो है ना वो मैं लिख रहा हूं। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट फॉर एन आइडियल फ्लूइड, मतलब कि ये जो थ्योरम है ये किसके लिए एप्लीकेबल है? फॉर एन आइडियल फ्लूइड, एक आइडियल फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल है। फॉर एन आइडियल फ्लूइड, ठीक है। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट फॉर एन आइडियल फ्लूइड हैविंग स्ट्रीमलाइन फ्लो, हैविंग स्ट्रीमलाइन फ्लो, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट फॉर एन आइडियल फ्लूइड हैविंग स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, क्योंकि कोई भी थ्योरम या कोई भी लॉ जो है ना वो किन्हीं कंडीशन में वैलिडेट होता है, और इसकी जो कंडीशंस हैं या इसकी जो अजम्पशंस हैं वो क्या, कि अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं किसको? बर्नौली थ्योरम को, तो वो किसके लिए एप्लीकेबल है? आइडियल फ्लूइड के लिए। और आइडियल फ्लूइड का भी शांत सा फ्लो होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रीमलाइन स्टेडी फ्लो उसका होना चाहिए। फॉर एन आइडियल फ्लूइड हैविंग स्ट्रीमलाइन फ्लो, द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर सेकेंड, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड, एंड पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड, पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये काम जो है ना वो आपने ध्यान रखना है। ठीक है, बर्नौली थ्योरम 101% आपके पेपर का हिस्सा रहने वाली है, और इसको बड़े ध्यान से आपने समझना है। कुछ भी नहीं है, 5 नंबर फ्री के हैं। कि बर्नौली थ्योरम, कोई भी थ्योरम है, कोई भी लॉ है फिजिक्स में, वो किन्हीं कंडीशंस में वैलिडेट होता है, और इसकी कंडीशंस क्या है कि फ्लूइड को कैसा होना पड़ेगा? आइडियल फ्लूइड। अब आइडियल फ्लूइड की करेक्टरिस्टिक्स बाई चांस वो आपसे पूछ ले, तो 3 करेक्टरिस्टिक्स इसकी होती हैं। नंबर 1, ये जो फ्लूइड है ये कैसा होता है? नॉन विस्कस इन नेचर। ठीक है, कि इसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स या विस्कस फोर्स नहीं लगता है। अगला जो काम है कि ये कैसा होता है? इनकम्प्रेसिबल होता है, इसकी डेंसिटी हमेशा क्या रहती है? सेम। और ये इरोटेशनल, घूम घूम के नहीं चल रहा है, इरोटेशनल फ्लो है। ठीक है, ये 3 करेक्टरिस्टिक्स किसकी हैं? आइडियल फ्लूइड की। स्ट्रीमलाइन फ्लो है, बड़ा शांत सा फ्लो है, तो सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर सेकंड, काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड एंड प्रेशर, प्रेशर, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों का सम जो है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अब इसके प्रूफ के बारे में हम काम करेंगे, और इसका प्रूफ जो है वो कुछ किस तरीके से आपने चलाना है, सुनेंगे ध्यान। तो प्रूफ में अगर आपने काम करना है तो आपके पास इस तरीके से एक पाइप जो है वो आपने ले लिया, और ये पाइप जो है वो अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया का पाइप जो है ना वो अवेलेबल है। कि मान लो इस तरफ जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है सर वो A1 है, और यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया है, तो एरिया जो है सर वो किसके बराबर है? A2 के बराबर है। जिसमें आपने काम जो है वो क्या करना है कि इसके अंदर जो है इस तरीके से जो है कोई फ्लूइड जो है वो भरा हुआ है, और कोई फ्लूइड अगर इसके अंदर भरा हुआ है तो उसके लिए काम आपने करके देना है। ठीक है, तो कंसेप्ट जो है वो आपके पास क्या है कि ये आपके पास कोई भी एक रेफरेंस लाइन है, जिससे इस वाले एंड का जो हाइट है वो अलग है, और इस वाले एंड की जो हाइट है वो अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइट है वो आपने कितनी मान ली? लेट अस कंसीडर कि यहाँ पे हाइट h1 है, और यहाँ पे इस वाले कोने की जो हाइट है वो किसके बराबर है? h2। और क्योंकि एरिया अलग अलग है तो वेलोसिटी भी अलग अलग होंगी। यहाँ पे वेलोसिटी को v1 मान लिया, और यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो क्या मान ली? v2। और प्रेशर भी जो है वो अलग अलग होंगे। यहाँ पे प्रेशर को P1 मान लिया, और यहाँ से प्रेशर जो है जो बाहर निकल रहा है पानी, तो यहाँ पे प्रेशर को P2 मान लिया। मतलब कि लेट अस कंसीडर कि ये सेक्शन नंबर 1 है जो कि एंट्री के लिए है फ्लूइड की,
और ये जो है ये सेक्शन नंबर 2 है जो फ्लूइड के एग्जिट के लिए है। ठीक है, तो इस पाइप में काम जो है वो आपने करना है कि अलग अलग एरिया जो है वो आपके पास अवेलेबल हैं और इस तरीके से चीजें जो है ना वो आपने चलानी है। ये सारी चीजें आपको पता है, इनके बेसिस पे अब आपको क्या क्या निकालना है, प्रेशर एनर्जी पर सेकंड निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड निकालनी है और पोटेंशियल एनर्जी पर सेकंड निकालनी है। तीनों को निकालो, काम खत्म करते हैं। बड़ा आसान सा पोर्शन है कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वर्ड आपके पास है प्रेशर एनर्जी पर सेकंड। आपने काम करना है प्रेशर एनर्जी पर सेकंड, और प्रेशर एनर्जी पर सेकंड जो है वो आपने बतानी है प्रेशर एनर्जी पर सेकंड एट एंट्री। प्रेशर एनर्जी पर सेकंड बतानी है और प्रेशर एनर्जी पर सेकंड एट एंट्री के लिए आपने काम करना है। प्रेशर एनर्जी पर सेकंड एट एंट्री के लिए काम जो है ना वो आपने करना है। प्रेशर एनर्जी पर सेकंड एट एंट्री अगर आप निकाल रहे हैं तो सुने बेटे ध्यान से, एक वर्ड जो है वो आपके पास क्या है, यहाँ पे वर्ड है एनर्जी, और कभी भी आप एनर्जी को ना डायरेक्ट नहीं निकालते हैं, आप क्या निकालते हैं, वर्क डन निकालते हैं। ठीक है, एनर्जी बतानी है तो आप क्या निकालोगे, वर्क डन। पर सेकंड लिखा हुआ है तो उसको किससे डिवाइड कर देंगे, टाइम से। तो आपने क्या लिख दिया, वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम जो है वो लिखा। एनर्जी कोई भी आप वर्क डन के फॉर्मेट में निकालते हैं, पर सेकंड का मतलब टाइम से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। वर्क डन बाई टाइम है, और वर्क डन को अगर मैं लिखूं तो वर्क डन क्या लिखा जाता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। आपके पास क्या वर्ड लिखा हुआ है, एनर्जी। एनर्जी जो है वो किसकी टर्म्स में निकाली जाती है, वर्क डन। पर सेकंड लिखा हुआ है तो टाइम से क्या कर दिया, डिवाइड। वर्क डन को क्या लिखता हूं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिवाइडेड बाई क्या कर दिया, टाइम कर दिया। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो है सर वो वेलोसिटी है। फोर्स को लिखना है तो फोर्स को क्या लिख दिया, प्रेशर इंटू एरिया इंटू में वेलोसिटी। एंट्री वाली साइड अगर हम बात करें तो P1 A1 और नाम क्या है, V1 है। एक बात जो आप सभी को पहले से ही पता है कि एरिया इंटू वेलोसिटी जो होता है इसको हम लिखते हैं m डॉट डिवाइडेड बाई रो, मास पर सेकंड, और डिवाइडेड बाई क्या लिख देते हैं, डेंसिटी। वर्क डन बाई टाइम है, यहाँ पे एनर्जी था तो वर्क डन लिखा, पर सेकंड था तो टाइम से डिवाइड करा, और वर्क डन जो है उसको क्या लिखा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है तो क्या बना दिया, वेलोसिटी। फोर्स जो होता है उसको क्या लिखते हैं, प्रेशर इंटू एरिया। एंट्री की बात हो रही है तो 1 वाली टाइम से जो है ना वो आपने लिखा है। और जो ये A1 V1 है इसका फॉर्मूला हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से पता होता है कि A1 V1 बराबर है A2 V2 के, और इसी को ही बराबर लिखते हैं m डॉट मास पर सेकंड डिवाइडेड बाई डेंसिटी, ऐसे करके। सेम काम जो है वो आपने किसके लिए करना है, प्रेशर एनर्जी पर सेकंड, प्रेशर एनर्जी पर सेकंड बतानी है, और प्रेशर एनर्जी पर सेकंड किस पे बतानी है, एग्जिट पे बतानी है। प्रेशर एनर्जी पर सेकंड एट एग्जिट, तो एग्जिट के लिए लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, P2 A2 और इनटू में कितना हो गया, V2। अच्छा ये A2 V2 जो है वो हमें पता ही है कि A2 V2 को अगर लिखना चाहें तो A2 V2 कैन बी रिटन एज m डॉट डिवाइडेड बाई रो लिखा जा सकता है। ठीक है, जहां पे A2 V2 लिखा है उसकी जगह क्या लिख लिया, m डॉट डिवाइडेड बाई रो। अब ये काम तो कहाँ है, एंट्री पे, ये वाला कहाँ है, एग्जिट पे। आपने क्या बताना है, चेंज बताना है, तो चेंज अगर बताना पड़ेगा तो आप क्या लिख देंगे, चेंज इन प्रेशर एनर्जी पर सेकंड, चेंज इन प्रेशर एनर्जी पर सेकंड। तो चेंज इन प्रेशर एनर्जी पर सेकंड अगर करना है तो चेंज इन प्रेशर एनर्जी पर सेकंड अगर करेंगे तो क्या कर देंगे हम कि बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। प्रेशर कहाँ ज्यादा रहा होगा, 1 पे, क्योंकि 1 पे प्रेशर ज्यादा रहा होगा तभी तो पानी कहाँ गया होगा, ऊपर की तरफ। आप कंसेप्ट लेके चलते हैं वेलोसिटी का, वेलोसिटी ज्यादा कहाँ होगी, सेकंड पे, क्योंकि वहां पे एरिया क्या है, कम। प्रेशर तो कहीं ज्यादा रहा होगा, 1 पे प्रेशर ज्यादा रहा होगा तभी तो पानी जो है वो कहाँ चला गया होगा, ऊपर की तरफ। तो बड़े में से छोटे को माइनस कर रहा हूं, तो बड़े वाला है P1 m डॉट बाई रो, माइनस में कितना, P2 m डॉट बाई रो। एक बार यहां तक का काम मैं रिपीट करता हूं, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। काम करना है क्या है, बर्नौलीज थ्योरम 101% पेपर का हिस्सा होने वाली है, और इसमें आपने स्टेटमेंट क्या देनी है, या ये थ्योरम एप्लीकेबल कब है, इसकी जो अजम्पशंस हैं कि फ्लूइड जो है वो लिया जाएगा वो कैसा लिया जाएगा, आइडियल फ्लूइड, और उसका फ्लो कैसा होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन। फॉर एन आइडियल फ्लूइड हैविंग स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब आइडियल फ्लूइड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इट इज नॉन विस्कस, मतलब कि उसकी लेयर्स के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता। इनकम्प्रेसिबल, कि इसका मतलब इसकी डेंसिटी जो थ्रू आउट क्या रहती है, सेम। ये कैसा होता है, इरोटेशनल होता है। इरोटेशनल का मतलब वो घूम घूम के नहीं चलेगा। हैविंग स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब शांत सा फ्लो है। ठीक है, द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर सेकंड, काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड एंड पोटेंशियल एनर्जी पर सेकंड इज ऑलवेज कांस्टेंट। इन सब का सम जो है वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट।
अब इसमें काम क्या करना है कि सबसे पहला जो वर्ड था वो आपके पास क्या था, प्रेशर एनर्जी का था। तो प्रेशर एनर्जी पर सेकंड आपने बताना है, प्रेशर एनर्जी नहीं कह रहा हूं, प्रेशर एनर्जी पर सेकंड। कोई भी एनर्जी बेटे आप डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करते हैं, आप क्या निकालते हैं, वर्क डन। पर सेकंड लिखा हुआ है तो वर्क डन को किससे डिवाइड कर रहा हूं, टाइम से। तो वर्क डन बाई टाइम जो है मुझे करना है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। और फोर्स को अगर लिखना चाहें तो फोर्स कैन बी रिटन एज प्रेशर मल्टीप्लाई बाई एरिया। और क्योंकि ये काम किसका हो रहा है, एंट्री का, एंट्री पे जो इनको नोटेशंस आपने दिए हैं P1 A1 V1 दे रखी है, PAV पाव याद रखें। और पाव जो है उसमें क्या करना है, 1 1 1 लगा लिया। एरिया इंटू वेलोसिटी जो है सर उसको क्या लिखते हैं, m डॉट बाई रो लिखते हैं। सेम काम एग्जिट पे करें तो एग्जिट पे क्या हो जाएगा, P2 A2 V2 हो जाएगा। A2 V2 की बात करूंगा दोबारा से, उसको क्या लिखूंगा, m डॉट बाई रो। चेंज अगर बताना है तो चेंज कैसे निकालते हैं, बड़े में से किसको माइनस कर देते हैं, छोटे को। बड़े वाला ये है क्योंकि 1 पे प्रेशर ज्यादा था तभी तो पानी कहाँ चला गया, दूसरी साइड चला गया। क्योंकि आपको पता है कोई भी फ्लो कहाँ से होगा, हाइयर से लोअर की तरफ। ये एंट्री है वो एग्जिट है, तो हाइयर यहाँ रहा होगा तभी तो वो लोअर की तरफ गया होगा। तो बड़े वाले में से किसको माइनस कर दिया, छोटे को। नेक्स्ट काम किसके लिए करना है, काइनेटिक एनर्जी का। मान लो काइनेटिक एनर्जी वाले को मैं डायरेक्टली लिख दूं, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी का चेंज पर सेकंड के हिसाब से अगर आपने बताना है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी कहां ज्यादा रही होगी, 2 पे, क्योंकि यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो वेलोसिटी क्या रही होगी, ज्यादा। जहां वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो हाफ m v2 का स्क्वायर माइनस में कितना, हाफ m v1 का स्क्वायर। चेंज निकालना है तो बड़े में से किसको माइनस कर दिया, छोटे को। पर सेकंड, पर सेकंड का क्या मतलब है, मास के ऊपर आपने क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया। क्योंकि इतना जो काम था वो तो क्या था, काइनेटिक एनर्जी। पर सेकंड है तो एम के ऊपर क्या लगा के चल रहे हो आप, डॉट लगा के चल रहे हो, ठीक है। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी के लिए काम करेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकंड। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकंड अगर बताएंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकंड और प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी पर सेकंड का चेंज अगर बताना है तो बड़े वाले में से किसको माइनस कर दूंगा, छोटे वाले को। बड़े वाली हाइट कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये वाला ज्यादा रहा होगा तो इसको अगर लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, mgh2 माइनस में कितना, mgh1। इस तरीके से काम कर लिया। और पर सेकंड अगर है तो, पर सेकंड है तो m के ऊपर क्या लगा दिया आपने, डॉट लगा दिया। mgh2 माइनस mgh1, m के ऊपर आपने डॉट लगा दिया तो ये नाम किस में आ गया, पर सेकंड में आ गया, ठीक है। अगला जो काम है वो आपने क्या करना है, सुनो ध्यान से। तो अब आपने लगाया यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन आपने लगाया और एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो आपको क्या कहता है, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है कि सर यहाँ पे कौन से वाली एनर्जी ज्यादा थी, प्रेशर वाली। और वो प्रेशर वाली चेंज होगी, अब किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक में और किस में, पोटेंशियल में। यहाँ पे 1 वाली साइड कौन सी एनर्जी ज्यादा थी, प्रेशर एनर्जी ज्यादा थी। और आगे जाके कौन सी ज्यादा होगी, काइनेटिक ज्यादा होगी, और कौन सी ज्यादा होगी, पोटेंशियल। तो प्रेशर वाली का चेंज किस में कन्वर्ट हो चुका है, अब प्रेशर वाली का चेंज जो है वो काइनेटिक और पोटेंशियल में कन्वर्ट हो चुका है। तो प्रेशर वाली का चेंज कितना था, P1 m डॉट बाई रो माइनस P2 m डॉट बाई रो। ये जो चेंजेस हैं ये तो किसके लिए थे, प्रेशर वाली का चेंज किस में जाके कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक वाली में। काइनेटिक वाली को लिखूं हाफ m डॉट V2 का स्क्वायर माइनस हाफ m डॉट V1 का स्क्वायर, ठीक है। ये चेंज जो है वो किस में ले आई, काइनेटिक में। और चेंज किस में आया है, पोटेंशियल में चेंज आया है m डॉट GH2 माइनस का m डॉट GH1। इस तरीके से काम आपने कर लिया, m डॉट GH2 माइनस m डॉट GH1। अब 1 वाले डाटा को एक तरफ कर लो, 2 वाला एक तरफ कर लो। जिसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, P1 m डॉट बाई रो, ठीक है। यहाँ पे इस तरफ लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, हाफ m डॉट V1 का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा, m डॉट GH1। इस तरीके से काम आपने कर लिया, ठीक है, कि P1 m डॉट बाई रो, ये वैल्यू जो है यहाँ माइनस में थी, इस तरफ आके प्लस में। ये वैल्यू यहाँ माइनस में थी, इस तरफ जाके किसकी हो जाएगी, प्लस की। 2 वाला उस तरफ भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, P2 m डॉट बाई रो, ठीक है, प्लस यहाँ पे करेंगे तो हाफ m डॉट V2 का स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा, m डॉट GH2, ठीक है। ये काम जो है वो आपने कर लिया कि 1 वाला डाटा एक तरफ करा, 2 वाला डाटा जो है वो एक तरफ कर लिया। अब इसमें अगर हम देखें तो काम जो है वो क्या बन गया, इसको अगर समझना है तो जो प्रेशर वाली टर्म्स यहाँ 1 के लिए है वही टर्म वहां पे किसके लिए है, 2 के लिए।
जो काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म यहाँ पे 1 के लिए है, वही टर्म वहाँ पे किसके लिए है, 2 के लिए। जो पोटेंशियल के लिए 1 के लिए, वो वहाँ पे किसके लिए है, 2 के लिए। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, पी एम डॉट बाई रो प्लस हाफ एम डॉट वी का स्क्वायर और प्लस एम डॉट जी एच, और इन सब का समझो वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने। ठीक है, यही तो आपकी स्टेटमेंट थी। ये क्या कहलाई है, दिस इज योर प्रेशर एनर्जी पर सेकेंड। प्रेशर एनर्जी पर सेकेंड है। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड है। और इसकी बात करें तो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड है। और इन सब का सम जो है सर वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। ये बर्नौलीज थ्योरम में ये 5 नंबर हैं आपके पक्के। एक बार दोबारा देख लो, ध्यान से समझो, फिर अगले वाले टॉपिक पे चलेंगे। ये काम क्या है आपके पास, कि एक आइडियल फ्लूइड है, ये लिख के आना है। अगर ये नहीं लिखा है तो नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि बर्नौली थ्योरम क्या हमेशा लगेगी, नहीं लगेगी। वो किस किस पे एप्लीकेबल है, आइडियल फ्लूइड है, और फ्लो जो है वो कैसा है, स्ट्रीमलाइन। अगर ये दोनों कंडीशंस हैं तो प्रेशर एनर्जी पर सेकंड, काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड और पोटेंशियल एनर्जी पर सेकंड का सम क्या रहेगा, सेम। फिर आपको ये डायग्राम बनाना है जिसमें आपने वेरिएबल क्रॉस सेक्शन दिखाया कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, यहाँ पे एरिया क्या हो गया, कम। यहाँ पे हाइट कम थी, यहाँ पे हाइट क्या हो गई है, ज्यादा। ठीक है, सेम काम की प्रेशर यहाँ पे ज्यादा था और वहां पे प्रेशर क्या हो गया है, कम हो गया, क्योंकि फ्लो कहाँ जाएगा, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। अब जो काम है वो आपने क्या करना है कि प्रेशर एनर्जी पर सेकंड चाहिए थी। कोई भी एनर्जी आप डायरेक्ट नहीं निकालते हैं, आप उसके लिए क्या निकालते हैं, वर्क डन। वर्क डन पर सेकंड निकालना है तो टाइम से क्या कर दिया, डिवाइड। ये पाव बन गया, पी ए वी। 1 है तो 1 वाले के लिए लिख लिया, 2 है तो 2 वाले के लिए लिखा। A1 V1 को क्या लिखते हैं, एम डॉट बाई रो। A2 V2 को भी सेम लिखते हैं। हाइयर वाले में से किसको माइनस कर लिया, लोअर को। सेम काम किसके लिए करके दिया तुमने, काइनेटिक एनर्जी के लिए, कि काइनेटिक एनर्जी 2 पे ज्यादा थी, 1 पे क्या थी, कम। और क्योंकि पर सेकंड है तो m के ऊपर क्या लगाया आपने, डॉट लगाया। सेम काम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताना है तो बड़े में से किसको माइनस करा, छोटे को। पर सेकंड है तो m के ऊपर क्या लगा लिया आपने, डॉट लगा लिया। अब प्रेशर वाली का जो चेंज है वो कन्वर्ट हो गया काइनेटिक में और किसमें, पोटेंशियल में। 1 वाले को एक तरफ करा, 2 वाला एक तरफ कर लिया, और जो ये बचा हुआ है ये हमारे पास ओरिजिनल डाटा जो है वो बन गया। ये जो है ये आपके पास कौन सा टॉपिक है, बर्नौलीज थ्योरम। ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ो, कोई दिक्कत अगर आ रही है तो उसको पूछो। बताओ भाई, चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, इस क्लास में हम वो सारे टॉपिक्स कर रहे हैं जो आपके लिए पेपर में लिखे मिलेंगे। एज इट इज जो है वो आपके पेपर में छपे मिलने हैं ये सारे टॉपिक्स, बैंकिंग ऑफ रोड। और बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में अगर हम काम करें, ठीक है, तो बैंकिंग ऑफ रोड जो है वो क्या कहता है, सुनो ध्यान से। ठीक है, कि लिखवाएंगे इस बैंकिंग ऑफ रोड को भी, और इसकी नेसेसिटी क्या है वो भी पूछी जाती है। क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड, व्हाट इज इट्स नेसेसिटी, जरूरत क्यों पड़ी इसकी। और अगला सवाल आएगा, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेफ वेलोसिटी। इस पे सेफ वेलोसिटी के लिए काम आपने करके देना है। तो इस तरीके से कर्व रोड आपके पास है, ध्यान से समझते हुए चलें, बड़ा आसान सा काम है ये भी। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। ये कर्व रोड है, और ये कर्व रोड जो है वो कैसा था, पहले फ्लैट रोड था। कर्व रोड पहले क्या था, फ्लैट। इसके आउटर एज को हल्का सा क्या कर देना है आपने, राइज कर देना है। ठीक है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेफ वेलोसिटी। आप क्या करना चाहते हैं, ये कर्व रोड है, आप तेज वेलोसिटी से तो जा नहीं सकते, अपनी वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि मुड़ना है आपने इसमें। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेफ वेलोसिटी, सेफ वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए आप रोड के आउटर एज को हल्का सा क्या कर देते हैं, रेज कर देते हैं। ये फिनोमेना क्या कहलाता है, बैंकिंग ऑफ रोड। क्या कहा जाएगा, इट इज फिनोमेना ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ अ कर्व रोड सो एज टू इंक्रीज द सेफ वेलोसिटी। कि आउटर वाले एज को उठा देना, इसके, एक कर्व रोड के। क्यों, ताकि आप क्या बढ़ा सकें, सेफ वेलोसिटी बढ़ा सकें। बोर्ड पे ध्यान दें बेटा, समझे, कोशिश करें समझने की, कि आउटर वाले एज को उठा देना इसके, एक कर्व रोड के। क्यों, ताकि आप क्या बढ़ा सकें, सेफ वेलोसिटी बढ़ा सकें। ऐसा क्यों करते हैं वो डेरिवेशन के दौरान आपको पता चल जाएगा। तो अगर हम डेफिनेशन लिखें तो फिनोमेना ऑफ रेजिंग आउटर एज ऑफ अ कर्व रोड so as to increase the safe velocity। ठीक है, अब नेसेसिटी क्यों है वो अभी समझ में आ जाएगा आपको जब मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ। ठीक है, सेफ वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए कर्व रोड के आउटर एज को उठा देना क्या कहलाता है, बैंकिंग ऑफ रोड कहलाता है।
अब इसमें अगर आपने काम करना है तो चीजें जो है वो आपने क्या कुछ करनी है, इस तरीके से काम है। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई भी व्हीकल जो इस पे जा रहा था, सबसे पहले जो आपको पता है सभी डेरिवेशंस में आप क्या करते हैं कि वेट वर्टिकली कहाँ लगाते हैं, डाउनवर्ड। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये सरफेस है, सरफेस पे परपेंडिकुलर जो है वो क्या जाती है, नॉर्मल रिएक्शन जा रही है। तो इसमें अगर हम काम करें तो यहाँ पे वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, mg जो है वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, ये सरफेस था, सरफेस पे परपेंडिकुलर क्या जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन जाएगी। ठीक है, ये जो एंगल बनाया है, मान लो हॉरिजॉन्टल के साथ इस इंक्लाइंड प्लेन ने जो एंगल बनाया है वो किसके बराबर है, थीटा है। अब इसके लिए काम जो है वो आपने अगर करके देना है तो कंसेप्ट जो है वो आपके पास क्या कुछ चलेगा, सुनो ध्यान से कि डाटा जो है कि आप यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरीके से ये एंगल अगर थीटा है तो अब तो आपको ये पता ही है कि सर ये भी एंगल सिमेट्री से कितना आता है, थीटा आता है। ठीक है, ज्योमेट्री से प्रूव भी करते हैं, अब वो समय नहीं है कि ये थीटा क्यों है, अब तो ये थीटा है, बस कुल मिला के बात ये है। अब अगला जो काम है वो आपने क्या करना होता है कि ये इस डेरिवेशन में आप क्या कहते हैं कि सर आप आर के कंपोनेंट तोड़ते हैं, और अगर आप आर के कंपोनेंट तोड़ते हैं तो इसको इस तरफ से लेके जाएंगे और इसको इस तरफ बना, कोई भी इंक्लाइंड जो है उसको परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल के बीच में आप बनाते हैं, और परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल के बीच में जब आपने उसको बनाया तो ये एंगल थीटा, तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी एंगल कितना, थीटा, और एंगल के साथ वाला जो कंपोनेंट है वो किसके बराबर है, आर कोस थीटा, और एंगल के अपोजिट वाला जो कंपोनेंट है वो क्या बन गया, आर साइन थीटा। इस तरीके से काम आपने कर लिया कि एंगल के साथ वाले को क्या कहा जाता है, कोस, एंगल के अपोजिट वाले को क्या कहा जाता है, साइन। ये ध्यान रखना है आपने कि बैंकिंग ऑफ रोड में हम कंपोनेंट्स किसके तोड़ रहे होते हैं, आर के कंपोनेंट्स तोड़ते हैं। फिर अगला जो काम है सर, इस डायरेक्शन में क्या आएगा, फ्रिक्शन आ रहा होगा, क्योंकि फ्रिक्शन की खुद की डायरेक्शन नहीं है, उसका काम आपको अपोज करना है, और ये भी इंक्लाइंड डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसके भी कंपोनेंट जो है सर वो हम तोड़ेंगे, और इसके कंपोनेंट तोड़ेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल और एक कैसा, वर्टिकल। इस डायरेक्शन में क्या आ गया, एफ डैश, ये थीटा है तो सर ये भी कितना, थीटा। एंगल के साथ वाले को क्या कहा जाता है, कोस कहा जाता है, और एंगल के अपोजिट वाले को क्या कहा जाता है, साइन कहा जाता है। ठीक है, अभी जो है मैं आपको ये डायग्राम बता चुका हूं, इस डायग्राम को बार बार आपने प्रैक्टिस करना है ताकि आप फोर्सेस को इसी तरीके से दिखा सकें। इसकी नेसेसिटी क्या है अभी बात कर लेंगे उस बारे में। ठीक है, पहले अगर इसकी सेफ वेलोसिटी के एक्सप्रेशन पे अगर हम चलें तो फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमारा जो व्हीकल है वो चिपक के चल रहा है, मतलब कि ना तो वो अंदर घुस रहा है ना ही वो हवा में उठ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जितना फोर्स बिल्कुल सीधा ऊपर लगेगा उतना ही फोर्स जो है वो कहाँ लग रहा होगा, नीचे। वर्टिकल इक्विलिब्रियम का मतलब कि बिल्कुल वाई एक्सिस के जो फोर्स हैं जितना ऊपर उतना ही कहाँ लगेगा, नीचे। बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ कितना लग रहा है बेटे, आर कोस थीटा लग रहा है। बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ क्या है, एक जो नाम है वो mg है, और दूसरा जो नाम है सर वो क्या है, एफ डैश साइन थीटा है। ये काम जो है ना वो आपने कर लिया। बिल्कुल सीधा ऊपर, बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ जो लगा उसका नाम क्या है, आर कोस थीटा। बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ एक लगा जिसका नाम क्या है, mg, और दूसरे वाला जो है उसका नाम क्या है, एफ डैश साइन थीटा। तो बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ आर कोस थीटा है, mg प्लस कितना हो गया, एफ डैश साइन थीटा। ये एफ डैश साइन थीटा प्लस में है, इस तरफ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो आर कोस थीटा माइनस का एफ डैश साइन थीटा, और ये जो आंसर है सर ये किसके बराबर हो गया, mg के। तो इस इक्वेशन को आपने जो नाम दे दिया, इस इक्वेशन को क्या नाम दे दिया, फर्स्ट। ये एफ डैश साइन थीटा प्लस में है तो इस तरफ जाके किसका हो गया, माइनस का, और ये आंसर किसके बराबर है, mg के। बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ किसके बराबर है, बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ। इस तरीके से काम था, mg बताना है तो ये प्लस में था, इस तरफ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। ये काम जो है वो आपने करा। अब अगली चीजें जो है वो आपने क्या करनी है, क्योंकि ये कैसा रोड है, कर्व रोड है, मतलब कि एक तरीके से सर्कल का कुछ हिस्सा है, और सर्कल में घूमने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंटर की तरफ लगते हैं, सेंटर की तरफ एक क्या लगा, एफ डैश कोस थीटा, और एक क्या लगा है, आर साइन थीटा, और इसमें आपको इसकी नेसेसिटी भी मिलेगी। तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किसके बराबर होता है, एम वी स्क्वेयर बाई आर के। सेंटर की तरफ जो लग रहे हैं, सेंटर की तरफ क्या लग रहा है, एफ डैश कोस थीटा प्लस में कितना, एफ डैश कोस थीटा हॉरिजॉन्टल में है, और कौन सा है, आर साइन थीटा। ये दोनों सेंटर की तरफ लग रहे हैं, और ये सेंटर की तरफ लग रहे हैं, तो दे विल बी प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। वो दोनों मिलके क्या प्रोवाइड करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे, और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर के बराबर है। अब इसको बैंकिंग ऑफ रोड करनी क्यों होती है, क्योंकि सर सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में कौन हेल्प करने लग जाती है, आर। आर का मतलब क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। इसकी नेसेसिटी को अगर आपने लिखना है तो इसकी नेसेसिटी क्या है, क्यों करते हैं आप इसको, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन जो है, नॉर्मल रिएक्शन हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग
नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये काम है। मतलब चीजों को समझने की कोशिश करो। आप घर से बाहर जा रहे हो, ठीक है, और घर से बाहर जा रहे हो तो कुछ जो अमाउंट है वो कौन, मतलब कि जो पॉकेट मनी है वो पिताजी दे रहे हैं खाली, तो कुछ भी वैल्यू है। अगर मम्मी भी हेल्प कर दे थोड़ी सी तो वो वैल्यू जो है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज। वही काम हो रखा है कि अब तक आपको नीड किसकी है, सेंट्रीपिटल फोर्स की। और सेंट्रीपिटल फोर्स को पहले सिर्फ कौन प्रोवाइड करता था, फ्रिक्शन। अब साथ में कौन भी ऐड हो गया है, नॉर्मल रिएक्शन। ये दोनों मिलके क्या प्रोवाइड करेंगे, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आप बैंकिंग ऑफ रोड नहीं करते हैं तो जो फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन। लेकिन बैंकिंग ऑफ रोड करने से कौन भी हेल्प करने लग जाता है, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा बैंकिंग ऑफ रोड क्या है, तो बैंकिंग ऑफ रोड में क्या बताएंगे, आउटर एज को उठा देना। इस पे, एक कर्व रोड पे। क्यों, ताकि आप क्या बढ़ा सकें, सेफ वेलोसिटी। क्यों जरूरत पड़ी इसकी, क्योंकि अगर आप बैंकिंग ऑफ रोड नहीं करते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स को सिर्फ कौन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन। लेकिन अगर आप रोड को बैंक कर देते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन भी आपकी क्या करता है, मदद करता है। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों इक्वेशंस को आपने क्या करना है, डिवाइड करना होता है, काम खत्म। ये भी 5 नंबर के लिए काम इंपॉर्टेंट है। सेकंड इक्वेशन को अगर मैं फर्स्ट से डिवाइड कर दूं, सेकंड बाई फर्स्ट अगर हम करते हैं तो चीजें क्या बन जाएंगी, लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड कर दो, राइट को राइट से डिवाइड कर दो। तो एफ डैश कोस थीटा डिवाइडेड, ये कितना था, प्लस में आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कौन था, एफ डैश, यहाँ पे नाम क्या है, आर कोस थीटा, और माइनस का एफ डैश साइन थीटा, आर कोस थीटा और माइनस का एफ डैश साइन थीटा। ये काम आपने कर लिया। इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये बराबर है एम वी स्क्वेयर बाई आर, और साथ में क्या है, एम जी। इन दोनों से आपने जो है वो इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, लेफ्ट को डिवाइड कर दिया लेफ्ट से, राइट को डिवाइड कर दिया राइट से। इतना काम जो है ना वो आपने करा। और इनको अगर मैं करता हूं तो m से m जो है वो कैंसिल हो जाएगा। यहां पे आपने क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा काम करना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई आर कोस थीटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, दोनों को किससे डिवाइड कर दीजिए, आर कोस थीटा से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई आर कोस थीटा। आर कोस थीटा से डिवाइड करोगे तो ये जो नाम है ये क्या बन गया, एफ डैश कोस थीटा डिवाइडेड बाई कितना, आर कोस थीटा। हर एक टर्म को आर कोस थीटा से डिवाइड करो। यहाँ पे जो नाम है सर वो क्या है, आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो गया, आर कोस थीटा। सेम काम आगे करता हूं तो आर कोस थीटा डिवाइडेड बाई कितना, आर कोस थीटा, माइनस में ये जो है एफ डैश साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो गया, आर कोस थीटा। इस तरीके से चीजें जो है ना वो आपने चला ली, और ये काम जो है वो आपने करना है। ठीक है, हर एक टर्म को, एफ डैश कोस थीटा को आर कोस थीटा से, आर साइन थीटा को भी आर कोस थीटा से, आर कोस थीटा को आर कोस से, और एफ डैश साइन थीटा को आर कोस से। हर एक टर्म को आर कोस थीटा से डिवाइड करा, और ये जो आंसर है ये किसके बराबर हो गया, बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई कितना, आर जी। ये काम कर लिया। आर कोस थीटा से आर कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये सिंपल सा काम आपने करना है। ठीक है, हर एक टर्म को आर कोस थीटा से डिवाइड करो, जो कुछ डिवाइड होता दिख रहा है उसको डिवाइड कर दो, और जो डिवाइड नहीं हो रहा है उसको छोड़ दो। तो हर एक टर्म को आर कोस थीटा से आपने डिवाइड करा, कटता है काट दिया, एफ डैश बाई आर, एफ डैश बाई आर किसके बराबर है, म्यू के। साइन बाई कोस, साइन बाई कोस किसके बराबर है, टेंजेंट ऑफ थीटा के, डिवाइडेड बाई, ये तो कैंसिल पूरा ही हो चुका है तो क्या बचेगा, 1। यहाँ पे इसको अलग से डिवाइड करूं तो ये कितना है, एफ डैश बाई आर, और साइन बाई कोस कितना है, 10। एफ डैश बाई आर म्यू है और साइन बाई कोस कितना है, टेंजेंट है। ठीक है, आर जी डिवाइड में वहां पे जाके किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का, और वी स्क्वेयर अगर है तो इस तरफ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वी। तो वेलोसिटी अगर बतानी है तो वेलोसिटी का आंसर ये आ जाएगा। ये सेफ वेलोसिटी आपके पास है। हर एक टर्म में आपने कुछ ना कुछ ऐड करना है। देखो आप खाली जो है बैंकिंग ऑफ रोड का एक्सप्रेशन करके आ जाओगे, नंबर नहीं मिलेंगे। बर्नौली थ्योरम सीधा एक्सप्रेशन करके आ जाओगे, नंबर नहीं मिलेंगे। उसकी रिक्वायरमेंट जो है ना उसको समझना है पहले। बर्नौली थ्योरम की स्टेटमेंट देनी है। बर्नौली थ्योरम की आपको क्या बतानी पड़ेगी, स्टेटमेंट बतानी है, उसकी अजम्पशंस बतानी है कि ये सिर्फ आइडियल फ्लूइड जो है उसके लिए एप्लीकेबल है, और वो भी कब एप्लीकेबल है, जब फ्लो कैसा है, स्ट्रीमलाइन। ऐसे ही बैंकिंग ऑफ रोड की डेफिनेशन देनी है कि हर रोड को बैंक कर देते हैं, नहीं, कर्व रोड है और उसके भी आउटर एज को क्या करते हैं, थोड़ा सा जो है वो आप किनारा जो है उसको उठा देते हैं। कर्व रोड को फ्लैट ना छोड़ के हल्का सा क्या कर दिया आपने, कर्व टाइप से बना दिया। ऐसा क्यों, ताकि आप क्या बढ़ा सकें, सेफ वेलोसिटी। क्या फायदा मिलता है इसको ऐसा करने से, क्योंकि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा से ज्यादा चाहिए। पहले आपकी मदद सिर्फ कौन करता था, फ्रिक्शन, लेकिन अब कौन भी करने लगा, ऐसा करने से नॉर्मल रिएक्शन भी ऐड हो रही है। फिर दोनों इक्वेशंस को आपने डिवाइड करना है और इस तरीके से काम आपने पहुंचाना है। अब अगर फॉर फ्रिक्शनलेस सरफेस हो जाए,
फॉर म्यू इज इक्वल टू जीरो। म्यू इज इक्वल टू जीरो का छोटा सा मतलब क्या है कि रोड जो है वो फ्रिक्शन वाला रोड है, और फ्रिक्शन वाला रोड अगर हमारे पास है तो वेलोसिटी अगर हम निकालते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v बराबर है म्यू, म्यू की जगह कितना जीरो प्लस कितना टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू की जगह कितना हो गया जीरो हो गया, इनटू में कितना हो गया ये आर जी हो गया। ठीक है, तो ये टेन थीटा इंटू में आर जी, तो आंसर कितना आ जाएगा अंडर रूट आर जी, और इंटू में कितना हो गया टेन थीटा, अंडर रूट आर जी टेन थीटा, और अंडर रूट आर जी टेन थीटा हमारे पास क्या आ गई, ये वेलोसिटी तो किसके लिए है, फ्रिक्शन वाले रोड के लिए, और अगर फ्रिक्शन भी खत्म हो जाए तो वेलोसिटी कितनी रह जाती है अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ठीक है, सिंपल सा, एक में ही दोनों काम जो है ना वो आपने कर लिए। कोई दिक्कत यहां तक है उसको पूछो, बताएं। नेक्स्ट जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो आपके पास है थर्मल एक्सपेंशन जो है उससे रिलेटेड है। अगला जो क्वेश्चन बनता है वो क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन का है। ठीक है, और इस टॉपिक में आपसे क्या पूछा जाता है, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा और गामा के बारे में काम करा जाता है, रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, ये क्वेश्चन जो है ना वो आपसे पूछा जाता है। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, ये अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं और उनके बीच में क्या रिलेशन है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो बात नंबर एक, थर्मल एक्सपेंशन, कि आपने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ा दिया। अभी यहाँ पे क्या था, रूम टेम्परेचर, आपने इस एरिया का क्या बढ़ाया है, यहाँ पे रूम टेम्परेचर को इंक्रीज करा, तो इसकी लेंथ जो है वो क्या कर जाती है, एक्सपेंड कर जाती है। कि टेम्परेचर के बढ़ाने से जो डायमेंशंस हैं वो क्या कर जाती हैं, एक्सपेंड, इंक्रीज कर जाती हैं। कौन सी डायमेंशंस, लेंथ भी, एरिया भी और वॉल्यूम भी। इस टॉपिक का नाम तो क्या बन गया, थर्मल एक्सपेंशन। अब उनमें जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेंगे अल्फा बीटा और गामा। अब इनके बीच में क्या रिलेशन है उनको जानने की कोशिश करेंगे सारे बच्चे, ध्यान से समझे। तो सर लेंथ भी इंक्रीज कर सकती है, एरिया भी इंक्रीज कर सकता है और वॉल्यूम भी इंक्रीज कर सकती है। दोनों जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, और दोनों अगर इंक्रीज कर सकते हैं तो काम जो है ना वो आपने करना है। एक वर्ड है लीनियर एक्सपेंशन, एक है एरियल एक्सपेंशन, और एक नाम क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है। तो लीनियर का मतलब लॉन्गिट्यूडनल कह लो, ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन कह सकते हैं, या लेंथ वाइज एक्सपेंशन हो रहा है। फिर जो है वो हमारे पास क्या है, एरियल एक्सपेंशन है, जिसका दूसरा नाम जो है वो यूज करते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन या इसको सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी कहते हैं। और अगला जो नाम है सर वो हमारे पास क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है। ठीक है, वॉल्यूम जहां पे एक्सपेंड कर जाएगी। ठीक है, अब काम जो है ना वो यहाँ पे आपने एक कंसेप्ट जो समझना है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से वन डायमेंशन का मतलब लेंथ भी बढ़ेगी, एरिया भी बढ़ेगा और क्या, वॉल्यूम भी बढ़ेगी। जैसे कि एक एग्जांपल से छोटा सा जान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी जो है ये लेंथ अवेलेबल है, मान लो ये कोई भी लेंथ जो है ना वो अवेलेबल थी, आपने टेम्परेचर बढ़ाया और टेम्परेचर के बढ़ाने से ये लेंथ जो है वो थोड़ी सी क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई है। इस तरीके से कि ओरिजिनल में जो लेंथ अवेलेबल थी वो कितनी थी, एल नोट, टेम्परेचर बढ़ाया और टेम्परेचर के बढ़ाने से लेंथ जो है वो बढ़ गई है, लेंथ फाइनल हो गई है। ठीक है, कितनी बढ़ चुकी होगी उसके बारे में काम करना है। तो मान लो कि ये जो लेंथ थी एल नोट थी और इसमें कुछ चेंज जो है वो बढ़ गया, तो एल नोट प्लस डेल्टा एल, इस तरीके से आपने लिख लिया। कोई भी लेंथ मान लो कितनी थी, 10 सेंटीमीटर की थी, अब कितनी हो गई है 11 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का उसके अंदर क्या है, चेंज है। कितना चेंज उसके अंदर होगा उसको अगर आप जानना चाहते हैं तो ये क्या देखा गया कि चेंज इन लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल लेंथ के, कि जितनी लेंथ अवेलेबल है उतनी ही लेंथ जो है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। मतलब कि ये ब्याज पे पैसे देने वाला सिस्टम है। कम प्रिंसिपल अमाउंट है तो ब्याज भी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। मान लो आपने 10,000 रुपए दिए तो 10,000 का मान लो इंटरेस्ट जो है वो 100 रुपए आ रहा है, तो अगर आप 1,00,000 रुपए दोगे तो इंटरेस्ट कितना आएगा, 1,000 रुपए आ जाए। ठीक है, तो काम जो है वो उसी तरीके से काम जो है ना वो चल रहा है कि जितनी प्रिंसिपल अमाउंट होगी उतनी ही वैल्यू जो है वो चेंज होकर आ रही होगी। तो लेंथ कम थी तो चेंज इन लेंथ भी कम होगा, लेंथ ज्यादा थी तो चेंज इन लेंथ भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अगली जो बात है वो आपको क्या पता है कि चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है राइज इन टेम्परेचर के, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट एक तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, सेम काम यहां पे चलेगा कि चेंज इन एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल वाले एरिया के, और चेंज इन एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, राइज इन टेम्परेचर के। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन जो है ये क्या है, सेकंड है। सेम काम मैं वॉल्यूम पे चलूंगा तो आप क्या लिखोगे,
कि चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल वॉल्यूम के, और चेंज इन वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है राइज इन टेम्परेचर के। इस इक्वेशन को फर्स्ट बोल दिया, और ये जो इक्वेशन है ये आपने क्या बोल दी, सेकंड बोल दी। इस तरीके से काम करना है आपने। अब यहाँ से चीजें अगर हम पकड़ते हैं तो काम क्या बन जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, और फर्स्ट और सेकंड से अगर हम चीजों को चलाएं तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से काम जो वो क्या करना है कि चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल नोट मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी के। यहां से अगर हम काम करते हैं तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यहां से क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से अगर हम काम करेंगे तो चेंज इन एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ए नोट इंटू डेल्टा टी के। यहां से अगर काम करेंगे तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर हम काम करें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से अगर हम काम करेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी नोट इंटू डेल्टा टी के। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना कि चेंज इन लेंथ इस तरीके से है, चेंज इन एरिया वाला ये है, और चेंज इन वॉल्यूम वाला ये है। अब इनमें प्रोपोर्शनल में तो हम काम करते नहीं है, तो प्रोपोर्शनल में अगर आप काम करते नहीं हैं तो प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम क्या है, अल्फा एल नोट और मल्टीप्लाई बाई कितना, डेल्टा टी। प्रोपोर्शनल में आप काम नहीं करते हैं, और प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक वर्ड आया जिसका नाम क्या है, अल्फा। जानेंगे अल्फा होता क्या है। सेम काम यहाँ भी प्रोपोर्शनल में काम नहीं करते हैं, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक वर्ड आएगा जिसका नाम क्या होगा, बीटा, और यहाँ पे ए नोट इंटू में कितना हो गया, डेल्टा टी। सेम काम यहाँ पे करते हैं, तो प्रोपोर्शनल को हटाया, और प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए तो डेल्टा वी बराबर आ जाएगा गामा इंटू में वी नोट, और इंटू में कितना हो जाएगा, डेल्टा टी। ठीक है, कि यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाने के लिए वर्ड आया अल्फा, यहाँ पे जो वर्ड आया उसका नाम बीटा, और वहां पे जो वर्ड आया उसका नाम क्या है, गामा है। अब अल्फा बीटा गामा के बारे में बात करें तो अल्फा जो है वो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। एक कांस्टेंट है जिसका नाम क्या है, अल्फा, और इसको कहते क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। यहाँ पे जो वर्ड है वो क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन हो जाएगा। इस तरफ अगर मैं बात करूंगा तो ये जो गामा बनेगा इसको क्या कहा जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ये चीजें जो है ना वो आपने चला ली कि आपको क्या पता है, लेंथ भी बढ़ती है, एरिया भी बढ़ता है, और वॉल्यूम भी बढ़ती है। कितनी लेंथ बढ़ती है, जितनी लेंथ अवेलेबल है। एरिया कितना बढ़ता है, जितना एरिया अवेलेबल है, और वॉल्यूम कितनी बढ़ती है, जितनी वॉल्यूम अवेलेबल है। फिर सारे के सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर कम बढ़ाओगे कम चेंज आएंगे, ज्यादा बढ़ाओगे ज्यादा चेंज आएंगे। इकट्ठा करा, एक वर्ड आएगा अल्फा, यहाँ पे वर्ड आएगा बीटा, और यहाँ पे वर्ड जो है वो क्या आ जाएगा, गामा आ जाएगा। ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, वो एरियल एक्सपेंशन है, और वो जो नाम है वो क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अगला जो काम है वो आपने क्या करना है, अगली चीजें क्या होंगी कि यहाँ पे फाइनल लेंथ, फाइनल एरिया और फाइनल वॉल्यूम बतानी है। तो लेंथ फाइनल अगर बतानी है तो फाइनल लेंथ क्या होगी, ओरिजिनल वाली लेंथ प्लस में कितना, चेंज इन लेंथ हो जाए। फाइनल एरिया बताना है तो फाइनल एरिया क्या होगा, ओरिजिनल एरिया प्लस में कितना, चेंज इन एरिया हो जाएगा। फाइनल वॉल्यूम बतानी है तो फाइनल वॉल्यूम बतानी है तो ओरिजिनल वॉल्यूम और प्लस में कितना, चेंज इन वॉल्यूम। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। सुनो ध्यान से, ओरिजिनल लेंथ चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल एरिया चेंज इन एरिया, ओरिजिनल वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम, ये काम आपने कर लिया। अब इसमें हमने क्या क्या करना है, सुनो ध्यान से। तो एल नोट तो लिखना ही था, चेंज इन लेंथ कितना निकाला आपने अभी, एल नोट अल्फा, और इंटू में कितना हो गया, डेल्टा टी। यहाँ पे अगर काम करोगे तो ए नोट तो ए नोट है ही, यहाँ पे क्या लिखा था, ए नोट इंटू में कितना, बीटा डेल्टा टी था। और इसके बारे में काम करा तो ये क्या है, वी नोट तो था ही, इसको क्या लिखा गया, वी नोट इंटू में गामा, और इंटू में कितना हो गया, डेल्टा टी। ठीक है, फाइनल वाली वैल्यूज अगर लिखनी है तो फाइनल वाली वैल्यूज आप कैसे लिखते हैं, इस तरीके से चेंजेस को ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या बन रहा है कि फाइनल लेंथ अगर लिखनी है तो एल नोट को कॉमन ले लिया, और एल नोट को कॉमन लिया तो क्या हो गया, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इस तरीके से काम कर लिया। फाइनल वाला एरिया लिखना है तो एरिया फाइनल जो है वो बताना है, तो ए नोट को अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो 1 प्लस बीटा डेल्टा टी हो जाएगा। और फाइनल वॉल्यूम अगर बतानी है तो फाइनल वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर है, वी नोट इंटू में कितना, 1 प्लस गामा डेल्टा टी। इस तरीके से चीजें जो है ना सर वो हमने कर ली। यहाँ पे फाइनल लेंथ बताई, यहाँ पे फाइनल एरिया, और वहां पे क्या बता दी, फाइनल वॉल्यूम बता दी। ये काम जो है ना वो आपने करना है। देखें इसको, पढ़ें एक बार। ये रिलेशन जो है वो आपने निकाल लिए, ये लेंथ फाइनल का है, ये एरिया फाइनल है, और ये क्या है, वॉल्यूम फाइनल। अब इनमें क्या देने हैं, रिलेशनशिप जो है वो एस्टेब्लिश करनी है। तो मान लो मैं इस इक्वेशन को क्या कह देता हूँ, इस वाली इक्वेशन की मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूँ, समझना ध्यान से। स्क्वेयरिंग बोथ साइड अगर मैं करता हूँ तो ये काम क्या बन जाएगा,
लेंथ फाइनल का स्क्वायर, यहां पे लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा एल नोट का स्क्वायर, और यहां पे लिखूंगा तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी और इस सारे का स्क्वायर। इस तरीके से काम कर लिया। के बारे में बात करें तो लेंथ फाइनल का स्क्वायर है, ये एल नोट का स्क्वायर है, ये 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर है। इस तरीके से काम आपने करना है। अब स्क्वेयरिंग कर ली, हर एक टर्म की स्क्वेयरिंग करी। लेंथ का स्क्वायर क्या कहलाता है बेटा, एरिया कहलाता है। साइड का स्क्वायर क्या होता है, एरिया होता है। ए नोट हो गया। और ये आप जानते हो कि ये कोफिशिएंट अगर 1 हो तो ये जो पावर है ये कहाँ आ जाती है, ज्यादा टर्म्स को अगर आप नेग्लेक्ट कर दें, हाइयर टर्म्स को, तो ये हो जाता है 1 प्लस 2 अल्फा और इनटू में डेल्टा टी। क्या ये हमेशा होता है, नहीं। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है जिसमें फर्स्ट टर्म तो कितनी होनी चाहिए, 1। अगली बात क्या है कि आप अगर हाइयर टर्म्स को आप क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। वो छोटी टर्म्स है तो नेग्लेक्ट कर दिया, 2 यहाँ पे आ जाएगा। इसको इसके साथ अगर कंपेयर करें तो ये क्या बन गया, एरिया फाइनल इज इक्वल टू ये ए नोट है, इनटू में कितना 1 प्लस 2 अल्फा और इनटू में कितना हो गया डेल्टा टी हमारा। ठीक है, एरिया फाइनल ए नोट 1 प्लस 2 अल्फा इनटू में डेल्टा टी हमारे पास। इसके बारे में बात करें तो ये सब कुछ कंपेयर होने लग रहा है। तो बीटा जो है सर वो किसके बराबर आ गया, बीटा बराबर पता चल गया, और बीटा बराबर पता चल गया 2 अल्फा के। और यहाँ से अगर मैं अल्फा बताऊंगा तो अल्फा बराबर पता चल गया बीटा डिवाइडेड बाई 2। ये अल्फा की वैल्यू आ गई सर, और अल्फा किसके बराबर है, बीटा डिवाइडेड बाई 2 के। सेम काम इसी में ही अगर मैं इस वाली इक्वेशन की अब क्यूबिंग बोथ साइड करूं, क्यूबिंग बोथ साइड करूं तो ये क्या हो गया, एल फाइनल की क्यूब हो गया, ये क्या हो जाएगा एल नोट की क्यूब हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और इस सारे की भी क्या हो जाएगा होल क्यूब। होल क्यूब करेंगे तो लेंथ फाइनल की क्यूब, एल नोट की क्यूब, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की क्यूब। इस तरीके से काम कर लिया। अब जो कंसेप्ट है सर, लेंथ की क्यूब क्या कहलाती है, वॉल्यूम। लेंथ की क्यूब क्या कहलाती है, वॉल्यूम। 1 प्लस, इसको यहाँ ले आऊंगा तो 1 प्लस 3 अल्फा और इनटू में कितना हो गया डेल्टा टी हमारे पास। इसको उठा के इसके नीचे लिखो, और इसको उठा के इसके नीचे अगर लिख रहे हैं तो वी फाइनल जो है वो किसके बराबर हो गया, वी नोट इनटू में 1 प्लस 3 अल्फा और इनटू में कितना हो गया डेल्टा टी हो गया। वी फाइनल वी नोट 1 प्लस डेल्टा टी, तो गामा जो है, गामा किसके बराबर हो गया, गामा बराबर हो गया 3 अल्फा के। और अल्फा अगर बताना है तो अल्फा बराबर पता चल गया गामा डिवाइडेड बाई 3। अल्फा जो है वो किसके बराबर आ गया, गामा बाई 3। तो आ गया रिलेशनशिप कि अल्फा जो है सर वो किसके बराबर है, बीटा बाई 2 इज इक्वल टू किसके बराबर है, गामा बाई 3। ये काम जो है वो आपने करना। अल्फा बराबर है बीटा बाई 2 इज इक्वल टू किसके बराबर है, गामा बाई 3। बहुत बेसिक सा काम है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से जो हमारी डायमेंशंस हैं, आइदर इट इज लेंथ वाइज, एरिया वाइज, या कैसी वॉल्यूम वाइज, वो क्या कर जाती हैं, एक्सपेंड, इंक्रीज कर जाती हैं। और इंक्रीज अगर करती हैं, इंक्रीज अगर करते हैं सॉरी, इंक्रीज अगर वो कर रही हैं तो काम जो है सर वो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे, कि ये जो कोफिशिएंट है ये अल्फा है, यहाँ पे ये बीटा है, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो क्या है, बीटा। गामा जो है वो कर लिया। अब इनके बीच में रिलेशन देने हैं तो इसको पहले क्या करो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो, फिर क्या कर दो, अगले वाले के लिए क्या करना है, क्यूब। तो अल्फा बराबर पता चलेगा किसके, बीटा बाई 2, और वहां से क्या पता चल रहा है कि अल्फा किसके बराबर है, गामा बाई 3। तीनों में रिलेशन बताना है तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 इज इक्वल टू किसके बराबर है, गामा बाई 3। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये तीनों डेरिवेशन आपको देखने को मिलेंगी आपके पेपर। नेक्स्ट टॉपिक जो देखने को मिलेगा दैट विल बी स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम। सुने बेटे ध्यान से, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम जो है वो बनाना है, और पहले ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम जो हम बना रहे हैं दैट इज फॉर डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल के लिए काम जो है ना वो हम कर रहे हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम बनाना है। और स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम जो है वो आपके पास किसके लिए बनाना है, डक्टाइल मटेरियल के लिए। और डक्टाइल मटेरियल के लिए अगर आप ये काम करते हैं तो चीजें कैसे चलेंगी, सुनो ध्यान से। एक्स एक्सिस पे जो है ऐसे बनाना है, यहाँ पे स्ट्रेस ले लिया आपने, ये स्ट्रेन, बड़ा आसान सा काम है, ध्यान से समझे। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम बनाना है डक्टाइल मटेरियल के लिए। यहाँ पे आपने किसको मान लिया, ये जो है आपके पास क्या है, ओरिजिन है। इसमें अब ये ग्राफ अगर बनाना है, इस तरीके से ग्राफ जो है ना वो हम बना रहे होंगे, ऐसे करके ये जो ग्राफ है ना इसकी शेप जो है ऐसी आपने बनानी है। समझेंगे ध्यान से कि काम जो है वो आपने करना क्या कुछ। अब इसमें अलग अलग पॉइंट्स जो है वो आपने पकड़ने हैं। मान लो मैं इस वाले पॉइंट को नाम दे देता हूँ ए, यहाँ पे जो नाम है वो नाम है बी, ये जो नाम है ये सी, ये जो नाम है ये क्या नाम है डी,
इस तरफ जो नाम है उसका नाम है ई, और ये जो पॉइंट है इसका नाम क्या है, एफ। ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके से पॉइंट्स जो हम आपने लेने हैं। इसमें अगर मैं बात करता हूं तो ओ ए जो है, ओ से लेके ए तक, इसको नाम दिया जाता है प्रोपोर्शनल लिमिट। ये 6 नाम जो है ना बेटा वो आपने लिख के आने होते हैं पेपर में। ये जो है ये सर हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट नाम है। प्रोपोर्शनल लिमिट का क्या मतलब है, नाम से ही पता चल रहा है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। ठीक है, प्रोपोर्शनल लिमिट है तो प्रोपोर्शनल लिमिट में फॉर दिस लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेन के। ये काम आपने करना है। अगला जो नाम है सर वो हमारे पास क्या है, बी। बी इज योर इलास्टिक लिमिट। बी जो है वो हमारे पास क्या होती है, इलास्टिक लिमिट है। इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है कि अगर आप एक बॉडी को ओरिजिनली ओ से खींच के कहां तक खींचते हैं, बी तक, ओ से लेके बी तक खींचते हैं और फिर छोड़ देते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देते हैं, तो बॉडी दोबारा कहां आ जाती है, ओ पे ही आ जाती है। दोबारा कहां आ जाती है, ओ पे। मतलब कि देयर इज नो परमानेंट डिफॉर्मेशन। बॉडी को पकड़ के खींचा, छोड़ दिया, दोबारा बॉडी कहां आ जाएगी, ओरिजिनल पे आ जाएगी। ये जो नाम है ये क्या है, इलास्टिक लिमिट, कि देयर इज नो परमानेंट डिफॉर्मेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। बॉडी पे से फोर्स हटा दिया, तो इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो देयर इज नो परमानेंट डिफॉर्मेशन, देयर इज नो परमानेंट डिफॉर्मेशन कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं है, देयर इज नो परमानेंट डिफॉर्मेशन आफ्टर रिमूवल या आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स। कि जो फोर्स बॉडी को क्या कर रहा था, डिफॉर्म कर रहा था, अगर आप उस फोर्स को हटा देते हैं तो बॉडी अब अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर ही वापस आ जाएगी। ये नाम जो है वो किसका है, इलास्टिक लिमिट का। ठीक है, मतलब कि अगर मैं इसके रीजंस जो हैं वो तोड़ना चाहूं तो एक रीजन जो है ये है, इसके इस तरफ वाला, बी के इस तरफ वाला रीजन क्या है, इलास्टिक रीजन है, और बी के इस तरफ आ जाएंगे तो कौन सा रीजन है, प्लास्टिक रीजन है। मतलब कि अगर मैं लिखना चाहूं तो ये जो रीजन है ये कौन सा है, इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब बॉडी पे से फोर्स हटाओगे, बॉडी 10 की थी 10 की रह जाएगी। इसके बाद अगर लेकर जाओगे तो बॉडी जो है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी, और ये जो है ये क्या कहलाता है, इट इज योर प्लास्टिक रीजन। ये कैसा रीजन होता है, प्लास्टिक रीजन है। ठीक है, इसमें अब अगर आपने काम करना है तो सी जो है वो अपर यील्ड पॉइंट है, सी अपर यील्ड पॉइंट है, और डी जो है वो क्या है, लोअर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, और इनको अगर हम कहते हैं तो अपर और लोअर यील्ड पॉइंट्स में अगर आप काम करेंगे, अपर और लोअर यील्ड पॉइंट क्या करते हैं, मार्क्स प्लास्टिक रीजन। ये किसको मार्क करते हैं, दे मार्क्स प्लास्टिक रीजन, वो प्लास्टिक रीजन को मार्क करते हैं। और क्योंकि वो प्लास्टिक रीजन को मार्क करते हैं तो काम जो है वो आपने क्या करना है कि पहले तो क्या कर रहे थे, आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटा रहे थे, बॉडी कहां आ रही थी, ओरिजिनल पे। अब अगर आप क्या करते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं तो बॉडी ओरिजिनल पे नहीं आएगी। मान लो 10 से खींच के कितनी कर दी, 15। 15 से अगर छोड़ोगे तो वो 11 पे आके रुक जाएगी, दोबारा 10 को रिगेन नहीं करेगी। मतलब कि अगर मैं सी से, एक बात समझना जो मैं अब कहना चाह रहा हूं, बी पे लेके गए और बी पे लेकर गए, दोबारा छोड़ देंगे तो दोबारा कहां आ जाएगी, ओ पे ही आ जाएगी वापस। लेकिन अगर आप सी से ले जाके छोड़ते हैं, दूसरा कलर जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर वो कहां से, सी से ले जाके छोड़ी जाएगी ना, तो वो अब ओ पे नहीं रुकेगी आके। ओ पे नहीं रुकेगी तो कहां रुकेगी जाके, ओ डैश पे। और इस ओ डैश को नाम क्या दिया जाता है, परमानेंट ऑफसेट। क्या नाम देते हैं इसको, परमानेंट ऑफसेट। कि अब बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म होगी। एक रबड़ के साथ देखा है ना तुमने, पकड़ के खींचा, छोड़ दिया, दोबारा कहां आ जाएगी, ओरिजिनल पे। लेकिन अगर ज्यादा खींच देते हैं तो वो ओरिजिनल को रिगेन नहीं कर पाती। उसी को क्या कहा जाता है, परमानेंट ऑफसेट। मतलब कि उसका मतलब वो यील्ड स्ट्रेंथ के आगे तक खींच। ठीक है, ई जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, ई इज योर अल्टीमेट स्ट्रेस। ई जो है उसको क्या कहा जाता है, ई इज योर अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस का क्या मतलब है, इट इज द मैक्सिमम फोर्स अ बॉडी कैन विदस्टैंड। ये मैक्सिमम है, इसके बाद बॉडी जो है वो क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेस पे लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, मैक्सिमम फोर्स या मैक्सिमम स्ट्रेस अ बॉडी कैन विदस्टैंड। मैक्सिमम फोर्स जो एक बॉडी सहन कर सकती है उसको क्या कहा जाता है, अल्टीमेट स्ट्रेस कहा जाता है। और अगर मैं एफ की बात करूंगा तो एफ जो है वो क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट है या फेलियर पॉइंट। कि इस पॉइंट पे जाके बॉडी जो है वो क्या कर जाएगी, फेल कर जाएगी, टूट जाएगी। ठीक है, ये काम जो है ना वो आपने करना। ठीक है, ये जो डायग्राम होते हैं ये एक मशीन है जिसका नाम है
यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, वो आपको प्लॉट करके दे रही होती, ठीक है। वो बाद की चीजें हैं आपकी ग्रेजुएशन लेवल की। अभी के लिए आपको बस क्या बताओ, ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम है। और स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम जब आप किसके लिए बनाते हैं, एक डक्टाइल मटेरियल के बनाते हैं। तो डक्टाइल मटेरियल के लिए जब आप इस डायग्राम को बनाते हैं तो आप देखते हैं कि काफी बड़ी प्लास्टिक रेंज है, एकदम से बॉडी फेल नहीं हो रही है, वो काफी बड़ा हिस्सा किसका शो करती है, प्लास्टिक रीजन का। उसके बाद जो है वो क्या होती है, फेल होती है। अलग अलग ये 6 पॉइंट है। पहला पॉइंट है प्रोपोर्शनल लिमिट, स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों आपस में कैसे रहेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इलास्टिक लिमिट क्या कहती है कि यहां तक खींचोगे बॉडी दोबारा कहां चली जाएगी, ओरिजिनल पे। इसके बाद खींचोगे तो अब ओरिजिनल पे नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा। मैक्सिमम स्ट्रेस को नाम ई दिया गया और जहां पे फेल कर जाएगी उसका नाम क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट। और स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम 3 नंबर में 101% आपके पेपर का हिस्सा होना, आना ही आना है, मतलब कोई दो राय नहीं है इस बात में भाई, ठीक है। पढ़ें एक बार इसको, देखें, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज योर वर्क एनर्जी थ्योरम, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम है, वर्क और एनर्जी के बीच में रिलेशन देती है। और इस थ्योरम के बारे में अगर हम काम करें, बहुत आसान सी है और बड़ी इंपॉर्टेंट है। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट, ये थ्योरम क्या कहती है, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट वर्क डन ऑन अ बॉडी, वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये काम जो है ना सर वो हमारे पास चलता है, सुने ध्यान से। इस थ्योरम ने क्या कहा है कि वर्क डन बराबर होता है, और वर्क डन किसके बराबर होता है, इस थ्योरम ने बताया है कि वर्क डन बराबर है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये काम जो है ना वो आपने करना, कि वर्क डन बराबर है, और वर्क डन किसके बराबर है, वर्क डन बराबर है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। ये काम जो है ना वो आपने करना है, सुनो ध्यान से। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसके बारे में काम करना है। तो कंसेप्ट आपके पास क्या है कि एक बॉडी जो है वो आपने कंसीडर कर ली। लेट अस कंसीडर एक बॉडी जिसका मास जो है वो कितना है, m है। ये आपके पास एक बॉडी है और जिसपे कोई फोर्स जो है वो आपने अप्लाई कर दिया, और इस बॉडी पे जो फोर्स आपने अप्लाई करा वो फोर्स किसके बराबर है, F के बराबर है। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u। जब आप इस पे कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसकी वेलोसिटी बदल जाएगी, और आफ्टर कवरिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ds, ये छोटी सी डिस्प्लेसमेंट कोई ds डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, और इस बॉडी की अब जो वेलोसिटी है, अब हमने इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो है वो कितनी मान ली, v मान ली। एक बॉडी जिसका मास कितना था, m, जिस पे फोर्स लगाया F, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u। ds डिस्प्लेसमेंट करने के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, v के बराबर। तो हमने क्या लिख लिया, लेट, क्योंकि आपने वर्क डन बताना है तो हमने क्या मान लिया कि लेट dw बी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, dw बी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। dw जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, ठीक है, टू कवर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds, कवर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds। कितनी डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ds डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और ds डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए जो वर्क डन है वो वर्क डन आपने कितना मान लिया, dw। और वर्क डन का फॉर्मूला होता है, वर्क डन का फॉर्मूला है F ds और इनटू में कितना, कोस ऑफ थीटा। कि वर्क डन के बारे में अगर आप काम करेंगे तो वर्क डन का फॉर्मूला है, और वर्क डन का फॉर्मूला है F ds कोस ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला जो है ना वो आपके पास, कि वर्क डन बताना है, वर्क डन क्या होता है, F ds कोस ऑफ थीटा। अब एक छोटी सी बात समझो कि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, और क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है तो ds और F के बीच में एंगल कितना है, 0। और इनके बीच में अगर एंगल 0 है तो dw बताना है, तो F ds और इनटू में कितना हो गया, कोस थीटा। और कोस थीटा किसके बराबर है, 0, क्योंकि यहाँ पे थीटा जो है वो कितना है, 0 के बराबर। इसको अगर मैं लिखूं तो dw किसके बराबर हो गया, dw बराबर हो गया F ds और कोस 0, कोस 0 किसके बराबर है, 1 के। तो dw बताना है, और dw का फॉर्मूला है F इंटू ds। इसमें अगर मैं बात करूं तो फोर्स, फोर्स को क्या लिखता हूं, मास इंटू एक्सेलरेशन, और इंटू में कितना लिख लिया, ds। ये फॉर्मूला जो है सर वो किसके बराबर है, वर्क डन के। सुने ध्यान से, तो वर्क डन अगर बताना है तो मास को मास लिखा,
एक्सेलरेशन को लिख लिया dv डिवाइडेड बाई dt, और इनटू में कितना है ds हमारे। कि वर्कडन है, वर्कडन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन, इनटू में डिस्प्लेसमेंट लिख लिया। एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिख सकते हैं, dt को यहाँ पे शिफ्ट कर दो क्योंकि मल्टीप्लाई का डाटा है, और मल्टीप्लाई का अगर डाटा है तो इसको आपने क्या लिखा, m इनटू में dv, और ये जो प्रोजेक्ट है ये आपके पास क्या बन गया, ds डिवाइडेड बाई dt। और ds बाई dt बेटा आप जानते हैं वो क्या होता है, v के बराबर होता है। तो इसको क्या लिख लिया कि ये जो है v बन गया, तो m इंटू वी को आगे कर लिया और dv को थोड़ा सा कहाँ कर लिया, पीछे कर लिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो dw जो है वो पता चल गया, और dw पता चल गया, mv और इंटू में कितना हो गया dv। इसका इंटीग्रेशन अगर आप करते हैं तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन करा तो इंटीग्रेशन किसका हो गया, dw का, और इंटीग्रेशन किसका हो गया, mv और इंटू में कितना हो गया dv। इस तरीके से काम कर लिया। अब m जो है ऑपरेटर की शक्ल किस में है, वेलोसिटी में, तो वेलोसिटी जैसा कोई है तो कहाँ आएगा, अंदर, और बाकी सब कहाँ चले जाएंगे, बाहर। तो इसको अगर बाहर खींच लेता हूं तो काम जो है सर वो हमने क्या करना है कि इंटीग्रेशन जो है सर वो किसका हो जाएगा, dw का हो जाएगा। यहाँ पे मास जो है सर वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी की पावर 1 और इंटू में कितना हो जाएगा dv। वर्क डन 0 से लेके कहाँ जा रहा है, w तक, वेलोसिटी इनिशियल से लेके कहाँ तक जा रही है, फाइनल तक। ये काम आपने कर लिया। तो dw जो है, dw का इंटीग्रेशन कितना हो गया, w, और 0 से लेके कितना हो गया w हमारे पास m। v की पावर 1 के बारे में बात करूं तो v की पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना, 1 प्लस 1, और लिमिट जा रही है u से लेके v तक। ये काम आपने कर लिया। अगली जो चीजें हैं वो आपके पास क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो w माइनस 0, इस तरीके से m, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो गया, v स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और इसमें भी लिमिट्स अगर हम रखेंगे तो u से लेके कहाँ जा रही है v, तो ये तो w ही हो जाएगा, m रहेगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वेयर बाई 2 माइनस में कितना, u स्क्वेयर बाई 2, और इसको अगर मैं लिखूं तो ये काम क्या हो जाएगा, हाफ m v स्क्वेयर माइनस हाफ m u स्क्वेयर, ठीक है। हाफ m v स्क्वेयर जो है बेटा वो क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल रहेगी आपके पास, और हाफ m u स्क्वेयर अगर आपके पास है तो इसको क्या लिखते हैं आप, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और काइनेटिक फाइनल माइनस इनिशियल अगर लिख रहे हो तो दिस इज नोन एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको क्या कहा जाता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। ये काम जो है ना वो आपने करना है, समझ आ गई ये बातें आपको, ये काम जो है वो आपने करना है। दोबारा देखो कि वर्क डन जो है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ये काम करना है, फोर्स लगाया, वेलोसिटी u की बजाय अब कितनी हो चुकी है, v हो चुकी है, ठीक है। तो आपने वर्क डन लिखा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कोस ऑफ एंगल, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में है, और इनके बीच में एंगल कितना हो गया सर, 0 के बराबर, कोस 0 कितना 1। फोर्स को मास एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को dv बाई dt, ds बाई dt को v लिखा, इंटीग्रेशन करा, m बाहर, v इंटू dv, v की पावर 1 का v स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के ये बराबर बनेगा। ये काम जो है ना वो आपने करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज योर मास एंड पुली प्रॉब्लम। ये जो भी टॉपिक्स आप कर रहे हैं बेटे, इनके आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, मास एंड पुली प्रॉब्लम। ये काम जो है ना वो आपने करना है, मास एंड पुली प्रॉब्लम जो है ना वो आपने करना है। अब मास एंड पुली प्रॉब्लम में आपने क्या करना होता है कि हमारे पास एक पुली है, और जिसपे ये जो है आपके पास एक पुली है, इस पे आपने मासिस जो हैं वो कुछ अटैच कर दिए हैं। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने कर लिया। सुने, एक मास है जिसका नाम क्या है m1, दूसरा जो मास है जिसका नाम क्या है m2, ठीक है। और एक पुली से ये आपने कनेक्ट कर दिए, और पुली जो है वो आपने अजम्पशन में अगर मैं मानूं तो हम पुली के मास को नेग्लेक्ट करके चलते हैं। अगला जो काम है, रोप जो है वो इनएक्सटेंसिबल, कि वो रिजिड है, एक तरीके से वो खिंचाव नहीं मानेगी, मतलब उसकी लेंथ इंक्रीज नहीं करेगी, और रोप के मास को भी आप जो है वो यहाँ पे क्या करते हैं, नेग्लेक्ट। 3 अजम्पशन आप मानते हैं। नंबर 1 कि पुली जो है वो मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है। नंबर 2 कि रोप का मास जो है वो भी नेग्लेक्ट आपने कर दिया, और ये जो रोप है ये कैसी है, इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल का मतलब ये जो रोप है ये खिंचेगी नहीं सर, ठीक है। ये काम जो है ना वो आपने करना है। तो एक मास m1 है, एक मास m2 है। आपने अब क्या करना है, सुने ध्यान से, ये चीजें जो हैं इसके बारे में अगर मैं बात करूं, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है,
इसका भी वेट कहाँ है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। सुनेंगे ध्यान से, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड क्या हो गया, m1g। इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड जो है उसका नाम क्या हो गया, m2g। अब जब आप रोप पे कुछ मास लटकाते हैं तो वो खिंचेगी, और खिंचेगी तो उसके ऊपर जो है वो टेंशन का फोर्स जाएगा, और जब तक रोप सेम रहती है बेटे तब तक टेंशन भी क्या रहती है, सेम। और हमने क्या मान लिया, हमने अजम्पशन मान ली कि m1 इज ग्रेटर देन m2, कि m1 वाला मास जो है वो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, m2 के। ये वाला मास अगर नीचे की तरफ जाएगा, हमने क्या मान लिया, ये वाला मास जो है वो कहां जा रहा है, नीचे की तरफ। ये नीचे जा रहा है तो सर ये वाला मास कहां जाएगा, ऊपर की तरफ। तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ है, और इसमें जो एक्सेलरेशन है सर वो कहां है, ऊपर की तरफ। आपने ये डाटा जो है ये समझना है, इसके बेसिस पे काम अब करना है। दोबारा देखो, ध्यान से समझो। सबसे पहले आपने यहाँ पे अजम्पशंस लिखनी होती हैं, और अजम्पशंस के बारे में अगर मैं काम करूं, अजम्पशंस जो हैं वो आपको क्या क्या समझाती हैं। बात नंबर 1 जो आपने समझनी है कि मास ऑफ पुली नेग्लेक्ट कर दिया गया है, या फ्रिक्शनलेस पुली जो है वो आपने ली है। ठीक है, पुली इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। पुली के मास को नेग्लेक्ट कर दिया, फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करके चलेंगे। नंबर 2, रोप इज इनएक्सटेंसिबल। रोप जो है उसकी लेंथ इंक्रीज नहीं करेगी सर। अगली जो बात है वो क्या है, रोप जो है उसके अंदर के मास को भी आपने क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया। इसके अकॉर्डिंग अब चीजें जो है वो आपने चलानी है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, और इन बॉडी को फ्री करके डायग्राम अगर बनाएं तो इसका डायग्राम बना लिया एक, और इसका डायग्राम बना। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दीज बॉडीज, इनके फ्री बॉडी डायग्राम आपने बनाने हैं। और फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाने हैं तो चीजें जो हैं वो आपके पास क्या कुछ चलेंगी, सुने ध्यान से। कि एक जो मास है उसका नाम है m2, और जिसके बारे में काम करना है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड इसका कितना है, m2g है। और इसमें अगर हम काम करते हैं तो टेंशन T जो है वो कहाँ लग रही है, ऊपर की तरफ। और इसमें एक्सेलरेशन A जो है वो कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ। इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। अगला जो काम है दूसरे के लिए करना है, दूसरे के लिए डाटा जो आपके पास है वो कुछ कैसे है कि ये जो है ये हमारे पास m1 है, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड अगर करना है तो वो क्या हो गया, m1g। यहाँ पे टेंशन अगर लिखनी है तो टेंशन T जो है वो कहाँ है, ऊपर की तरफ है। और इसमें एक्सेलरेशन जो है वो कहाँ जा रहा है, एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ है, और ये एक्सेलरेशन किसके बराबर है, A के बराबर। ये काम जो है ना वो आपने करा। अब समझे ध्यान से कि आपने क्या करना होता है, नेट फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के। डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल कहता है कि नेट फोर्स, और नेट फोर्स किसके बराबर है, मास इंटू एक्सेलरेशन। यहां पे भी अगर मैं बात करूंगा तो नेट फोर्स किसके बराबर है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। कि नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन है, ये बात आपको पता है कि इस तरफ एक फोर्स लगा कितना 50 का, इस तरफ एक फोर्स लगा कितना 10। मैं कहां जाऊंगा, 50 वाली तरफ जाऊंगा, और कितने से जाऊंगा, 50 माइनस 10, 40 से जा रहा हूँ। तो बॉडी कहां जा रही है, ऊपर। इसका मतलब कौन सा फोर्स बड़ा है, T। माइनस क्या करना पड़ेगा, m2g, किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के। ये काम जो है ना वो आपने करना है। तो बॉडी कहां जा रही है, ऊपर की तरफ, तो बड़ा कौन होगा, T। माइनस में कितना, m2g, और ये किसके बराबर हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। और मास इंटू एक्सेलरेशन कितना है, m2a। इस इक्वेशन को क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। अब एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे की तरफ है, तो नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा। नीचे वाला कौन है, m1g, माइनस में टेंशन कितनी है, T, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन करा तो कितना हो जाएगा, m1 इंटू a हो जाएगा। इस इक्वेशन को फर्स्ट माना, और इस इक्वेशन को क्या मान लिया, सेकंड। बिल्कुल बेसिक सा काम कि बॉडी जिस तरफ जा रही होगी उस तरफ वाला फोर्स बड़ा, माइनस में छोटे वाला। बड़े वाला कौन है, T, छोटे वाला कौन है, m2g। कैसे पता चला, क्योंकि एक्सेलरेशन कहाँ थी, ऊपर की तरफ, तो ऊपर वाला बड़ा होगा। यहाँ पे बात करता हूं तो बॉडी कहाँ जा रही है, नीचे, तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा, नीचे वाला। ये m1g माइनस T इज इक्वल टू किसके बराबर है, m1 इंटू a। दोनों इक्वेशंस को आपने क्या करना है, ऐड। लेफ्ट में ऐड कर देता हूं लेफ्ट को, राइट में ऐड कर देता हूं किसको, राइट को। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो काम क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लस सेकंड गिव्स। इन दोनों इक्वेशंस को अगर आपने ऐड कर दिया, तो ऐड अगर आप करेंगे तो चीजें जो है वो आपके पास क्या बनेंगी, ये लेफ्ट में लेफ्ट को, राइट में राइट को, तो कितना हो जाएगा। इसमें अगर हम काम करते हैं तो T माइनस m2g, T माइनस m2g प्लस कितना, m1g माइनस का T इज इक्वल टू किसके बराबर है, m2a प्लस में कितना, m1a। लेफ्ट में लेफ्ट को जोड़ दीजिए, राइट में राइट को जोड़ दीजिए। इतना काम जो है ना वो आपने करना है। तो T में से T जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, m1g माइनस में कितना, m2g। और इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन अगर मैं कॉमन लेता हूं तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, m1 प्लस m2। और a अगर आपने बताना है तो ये मल्टीप्लाई से कहां चला जाएगा, डिवाइड में, m1g माइनस का m2g डिवाइडेड बाई
ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। और ये जो आंसर है सर, ये किसका आंसर है? एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन जो है ना वो आपने बता दी और इस तरीके से काम आपने कर लिया, ठीक है। लेफ्ट में लेफ्ट को जोड़ दिया, राइट में राइट को जोड़ दिया, इनमें ए कॉमन लिया, ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला जाएगा और इस तरीके से काम जो है ना वो हो जाएगा। डन है ये काम। तो अगली जो चीजें हैं के बारे में आपने काम करना है, तो अगला जो कंसेप्ट है वो आपके पास क्या कुछ होगा, गौर करें। ये काम आपने कर लिया। अब एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो एक इक्वेशन में पुट कर दो। मान लो इसको मैं उठा के कहां पुट कर देता हूं, फर्स्ट में, पुटिंग इन फर्स्ट। आपको इसको रखना है, कहां पे रखना है? फर्स्ट में। इसको उठा के फर्स्ट में अगर आप रखते हैं तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, यहां से टेंशन की वैल्यू निकाल लो। क्या थी ये? कि T माइनस m2g इसके बराबर है m2 इंटू ए। तो जहां पे एक्सेलरेशन लिखा हुआ है वहां पे ये एक्सेलरेशन वाली वैल्यू रख दो, लेते आपका काम बन जाए। तो T माइनस m2g इज इक्वल टू किसके बराबर है? m2 इंटू ए। और ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू रखते हैं तो क्या बन गया? ये g इंटू में कितना है? m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई कितना? m1 प्लस m2। जो ए वाली वैल्यू है उसकी जगह ए वाली वैल्यू जो है वो आपने पुट कर दी। ये माइनस में वैल्यू है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो टी अगर चाहिए तो m2g उस तरफ प्लस में चला जाएगा, प्लस m2g इंटू में कितना हो जाएगा? m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई कितना? m1 प्लस m2। यहाँ पे आपको t की वैल्यू बतानी है। t बताना है तो ये माइनस में था, उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। m2g अगर मैं अब कॉमन ले लूँ यहाँ पे, तो m2g जो है सर वो हमने कॉमन लिया, और m2g को अगर कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा? 1 प्लस यहाँ से m2g जाएगा तो क्या बचेगा? m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई कितना? m1 प्लस m2। ये काम आपने कर लिया। m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई कितना? m1 प्लस m2। इसको ऊपर की तरफ अगर भेजूंगा तो ये काम क्या हो जाएगा? m2g बन जाएगा। एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो ये काम क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2। इसको ऊपर की तरफ अगर मैं भेजूंगा तो ये कितना बन जाएगा? m1 प्लस m2। और यहाँ पे अगर काम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? m1 माइनस m। चलिए जी, ये कंसेप्ट बन गया। m2 से m2 कैंसिल हो गया, m1 प्लस m1 करा दो, कितना हो गया? 2m1। और 2m1 अगर बन जाएगा तो ये क्या हो गया? 2m1 m2 g डिवाइडेड बाई कितना? m1 प्लस m2। दिस विल बी द आंसर ऑफ टेंशन। ये काम जो है वो पूछा जाएगा बेटे, आप इसके बारे में आपने ध्यान देना है। दोबारा देखेंगे कि काम जो है वो आपके पास क्या है। मास एंड पुली प्रॉब्लम। एक पुली थी जिसपे मासेस को लटकाया, आपने क्या करना है? पहला स्टेप वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, दूसरा टेंशन आएगी और वो अवे फ्रॉम द रोप जाएगी। एक बॉडी अगर नीचे की तरफ जा रही है तो दूसरे वाली का मोशन कहाँ रहेगा? ऊपर। डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल लगाना है, दोनों जगह वैल्यू को पुट करना है, सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पढ़ो इस काम को, कोई दिक्कत आ रही पूछे। सुने बेटे, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज योर लिफ्ट प्रॉब्लम। लिफ्ट या एलिवेटर प्रॉब्लम है। क्या मतलब है सर इस टॉपिक का? एक वर्ड जो है दैट इज योर लिफ्ट प्रॉब्लम। क्या मतलब है सर इस बात का? लिफ्ट प्रॉब्लम का छोटा सा मतलब है कि आप एक लिफ्ट में होते हो और लिफ्ट के मोशन के अनुसार आपकी वेइंग मशीन की रीडिंग्स अलग अलग आती है। मतलब कि आप एक लिफ्ट में हो, उसके फ्लोर पे आपने एक वेइंग मशीन लगा रखी है, वेइंग मशीन पे आप खड़े हो और आप कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं? नीचे जा रहे हैं। और ऐसा करने में जो वेइंग मशीन है उसकी रीडिंग लगातार अलग अलग जो है वो आपको मिल रही हैं। कैसे, क्या कंसेप्ट होता है वो आप इस लिफ्ट प्रॉब्लम में जानते हैं। कि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो वेट बढ़ेगा, नीचे आ रही है तो घटेगा, कब सेम रहेगा, क्या वैल्यूज जो है वो रहती हैं। डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल के बेसिस पे कंसेप्ट है, ध्यान से समझेंगे कि ये हमारे पास एक लिफ्ट का चैम्बर है और जिसके अंदर आप जो हैं वो खड़े हैं, एक वेइंग मशीन के ऊपर आप खड़े हैं मान लो। तो सबसे पहले आप और मैं क्या जानते हैं कि सर वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। और अगली जो बात है सर वो रिएक्शन जो है वो सरफेस पे परपेंडिकुलर जाती है। तो वेट ऑफ द बॉडी इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड mg, और रिएक्शन ऊपर की तरफ जा रही है जिसका नाम जो है वो क्या है? r है। ठीक है, और हमने क्या मान लिया? पहले जो मोशन है वो आपने मान लिया कि लेट अस कंसीडर कि लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड्स। लिफ्ट जो है वो कहाँ जाने लग रही है? ऊपर की तरफ है। मोशन जो है वो कैसा है? ऊपर की तरफ मोशन जो है ना वो चल रहा है। ये काम जो है ना वो आपने समझना है। ये लिफ्ट का चैम्बर है, बंदा खड़ा है, उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, सरफेस पे रिएक्शन जो है वो कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ। और ये लिफ्ट जो है वो हमने पहले क्या मान लिया कि हम जो काम कर रहे हैं कि लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड्स। पहले केस लेंगे कि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड्स। लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ जाने लग रही है, और लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ जाने लग रही है तो काम जो है वो आपने क्या करना है
कि मैं और आप क्या जानते हैं कि सर नेट फोर्स जो है वो बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। और लिफ्ट जो है वो कहां जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो कौन बड़ा होगा, आर। माइनस में क्या करना पड़ेगा, mg। तो मैं क्या लिख लूंगा, r माइनस mg। और ये काम जो है ना वो आपने करके दे, ठीक है। इस तरीके से है। पहला केस मैं क्या कर लेता हूं कि ऊपर की तरफ जाने के लिए विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है और ऊपर की तरफ कैसे जा रही है, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से जा रही है। लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ जा रही है, और रिएक्शन जो इसमें एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर है, ए। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा कि r माइनस एम जी, और r माइनस एम जी किसके बराबर है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और अगर आप r बताना चाहते हैं तो r बराबर है एम जी और प्लस में कितना है, m में हमारे। और अगर आपको r बताना है तो r बताएंगे तो क्या हो जाएगा, m इंटू में जी प्लस ए। एक छोटी सी बात समझो बेटे, ओरिजिनली जो वेट होता है, ओरिजिनली वेट कितना होता है, mg। और इस mg में कुछ क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या कर जाएगी, इंक्रीज। तो लिफ्ट जब ऊपर की तरफ जा रही है एक्सेलरेशन से, तो वेट ऑफ बॉडी क्या कर जाएगा, वेट ऑफ बॉडी इंक्रीजेस। बॉडी का वेट जो है सर वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये काम जो है ना वो आपने समझ। दोबारा देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से अगर जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, ऊपर की तरफ, तो ऊपर वाला फोर्स बड़ा होगा। आर माइनस में कितना, एम जी, किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आर माइनस एम जी किसके बराबर है, एम ए के। तो आर अगर बताना है तो एम जी प्लस कितना, एम ए। एम कॉमन लिया तो क्या बन गया, जी प्लस ए। और एम में जी प्लस ए को ऐड करा तो वेट ऑफ बॉडी जो वो क्या कर गया है, इंक्रीज कर गया। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए खेल है ये। अगला जो काम है वो आपने किसके लिए करना है, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी कर लेते हैं। इसका बी पार्ट करें तो विद, ऊपर ही जा रहा है लेकिन ऊपर अब किससे जा रहा है, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर की तरफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया कि एक्सेलरेशन किसके बराबर है, जीरो। और एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो आर बराबर हो जाएगा एम इंटू जी, और एक्सेलरेशन की जगह कितना कर लिया, जीरो कर लिया। क्या आंसर कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू एम जी। और एम जी तो ओरिजिनल वेट होता है, तो वेट जो है वो क्या रहेगा, सेम। तो ऊपर की तरफ जाने का मतलब क्या है कि वेट बढ़ भी सकता है और वेट क्या रह सकता है, सेम। ऊपर की तरफ जब आप जा रहे हैं तो वेट बढ़ेगा, तो कब, जब आप किससे जा रहे हो, एक्सेलरेशन से। और सेम कब रहेगा, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है। अब जो है वो आप कहां जाएंगे, लिफ्ट को नीचे लेकर जा रहे हैं, तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो सुने ध्यान से। नेक्स्ट जो है वो किसके लिए है, अगला जो अब काम है दैट इज कि लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड्स। लिफ्ट जो है, लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड्स। लिफ्ट जो है सर वो नीचे की तरफ जा रही है, और लिफ्ट अगर नीचे की तरफ जा रही है तो चीजें जो है वो अब क्या बनेंगी, सुने ध्यान से। लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड्स, लिफ्ट जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, तो ये लिफ्ट का चैम्बर बना लिया हमने। यहाँ पे जो है ये बंदा खड़ा कर लिया। अगला जो काम है सर वो हमें क्या पता है कि सर इसका वेट जो है, इसका वेट जो है वो कहाँ जा रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। सरफेस पे परपेंडिकुलर जो है वो क्या जा रही है, रिएक्शन जा रही है। और लिफ्ट जो है वो कहाँ जाने लग रही है, सर नीचे की तरफ जाने लगी। लिफ्ट जो है वो कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, सरफेस पे परपेंडिकुलर क्या है, रिएक्शन है। और लिफ्ट जो है वो डाउनवर्ड जा रही है, ये आपने मान लिया, ठीक है। लिफ्ट अगर नीचे की तरफ जा रही है तो अब जो काम है वो आप कैसे कर रहे होगे, सुनो। डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल ने क्या कहा है कि नेट फोर्स इसके बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये कहाँ जाने लग रही है, नीचे की तरफ जा रही है। नीचे की तरफ जा रही है तो नीचे वाला बड़ा होगा, और नीचे वाला जो है वो कौन है, एम जी। माइनस में ऊपर वाले का नाम क्या है, आर है। आर को इस तरफ ले आऊंगा तो आर किसके बराबर हो जाएगा, आर की वैल्यू लिखूंगा तो आर किसके बराबर है, एम जी माइनस में कितना, एम में। ये काम कर लिया। एम को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो एम को कॉमन लेने से क्या बन गया, जी माइनस का ए। और ये फॉर्मूला जो है वो किसका आ गया, आर का। आर अगर आपने बताना है तो आर किसके बराबर हो गया, एम इंटू जी माइनस का ए। तो ये जो केस है, पहले वाला केस जो है उसको अगर मैं लिखूं तो पहले वाला केस है कि लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड्स है और विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पहला केस किसके लिए हो गया, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि जब आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहे हैं तो ओरिजिनल में वेट कितना होता है, mg। mg में से कुछ क्या कर रहा हूं, माइनस। माइनस अगर कर रहा हूं तो इसका मतलब वेट जो है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, वेट इज डिक्रीजिंग। बी केस में क्या मान लेता हूं, बी केस किसका है,
यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है। किसका केस है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का छोटा सा मतलब क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर है? 0 के बराबर। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन किसके बराबर है? 0। और एक्सेलरेशन अगर 0 है तो आर बताना है, तो आर किसके बराबर है? एम इंटू में ई माइनस का ए, और ए की जगह कितना हो गया? 0, तो ये आंसर कितना आ जाएगा? एम जी। और एम जी अगर आंसर आ जाएगा तो बॉडी का वेट जो है सर वो क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। वेट जो बॉडी का वो क्या रहेगा? सेम। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में सेम ही रहता है। अगर ये नीचे आने वाला केस है और इसमें आपने क्या मान लिया कि बॉडी जो है वो फ्रीली फॉल कर रही है, कि ये जो लिफ्ट है ये फ्रीली फॉल करने लगी, और फ्रीली फॉल करती है तो सर एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है? जी के बराबर होती है। फ्रीली फॉल करती है तो एक्सेलरेशन किसके बराबर है? जी। और अगर जी के बराबर है तो आर अगर बताना है तो क्या हो गया? एम इंटू में जी माइनस ए की जगह कितना है? जी है, तो जी माइनस जी करा तो आंसर कितना हो गया? 0। और आंसर 0 हो गया तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है ये किसकी कंडीशन है? इट इज कंडीशन फॉर वेटलेसनेस। बॉडी का वेट जो है वो कितना हो गया? 0 के बराबर। ठीक है। और इसमें एक डी पार्ट और हम करते हैं कि इफ एनी हाउ कि एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन जी, कि लिफ्ट के अंदर की जो एक्सेलरेशन है अगर वो जी से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। तो एक्सेलरेशन अगर जी से ज्यादा हो जाए तो आर का फॉर्मूला क्या है? आर इज इक्वल टू एम इंटू में जी माइनस ए। एम की जगह एम है, जी की वैल्यू मान लो मैं कितनी मान लूँ? 9.8, और ए उससे ज्यादा है, मान लो ए कितना है? 11 है। तो 9.8 में से 11 को माइनस करा तो ये आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव। और नेगेटिव आंसर आने का मतलब क्या है कि बॉडी जो है वो क्या कर जाएगी? अपलिफ्ट्स इन एलिवेटर। बॉडी जो है वो अपलिफ्ट कर जाएगी किसके अंदर? ये आपका सर जो है वो कहाँ लगेगा? जाके छत पे लग रहा होगा। ठीक है। ये काम जो है ना वो आपने करना है। दोबारा देखो, ध्यान से समझो कि अलग अलग केसेस में लिफ्ट के अलग अलग मोशन के लिए बॉडी के वेट जो हैं या वेइंग मशीन की रीडिंग जो है वो बार बार क्या है? अलग अलग है। कभी वेट बढ़ रहा है, कभी सेम है। ऊपर जाता है तो वेट बढ़ता है, लेकिन अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस आए तो वेट क्या रहता है? सेम। नीचे जाने का मतलब घटना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है तो आंसर क्या रहेगा? सेम। अगर फ्रीली फॉल है तो वेट कितना आ जाएगा? 0। और अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड मोशन की जी से ज्यादा बन जाए तो वेट जो है वो कैसा हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है। ठीक है। ये चीजें जो है ना वो आपके पास बनती समझ आई हैं यहां तक की चीजें। नेक्स्ट है जो हमारे वर्क डन के बारे में बात होती है, थर्मोडाइनमिक्स से है। ये सारे टॉपिक्स जो है बेटा वो बोर्ड के एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में आपको मिलेंगे। तो वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस, ये भी टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। इसको समझते हैं, ध्यान से गौर करेंगे। वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस, एक एडियाबैटिक प्रोसेस है और उसके दौरान कितना वर्क डन होता है ये आपने बताना है। तो दो चीजें जो है ना वो आपने यहाँ पे उठानी है। एक जो नाम है दैट इज योर वर्क डन, और दूसरा जो नाम है सर वो क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस। तो वर्क डन के बारे में बात करूं तो DW है, और वर्क डन का फॉर्मूला किसके बराबर है? P इंटू DV के बराबर। वर्क डन बताना है, वर्क डन किसके बराबर है? P इंटू DV, ये फॉर्मूला है। दूसरा एडियाबैटिक प्रोसेस है, और एडियाबैटिक प्रोसेस है तो क्या होता है कि PV गामा इज इक्वल टू क्या रहता है? कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट को नाम क्या दे दिया? K। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करने हैं, ध्यान से समझें। एक एडियाबैटिक प्रोसेस की क्या इक्वेशन होती है? PV गामा इज इक्वल टू क्या रहता है? कांस्टेंट। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? DW इज इक्वल टू किसके बराबर है? PdV के। अब आप यहां से प्रेशर की वैल्यू निकाल के इसमें रख लेते हैं। तो प्रेशर की वैल्यू अगर आप निकालें तो प्रेशर की वैल्यू किसके बराबर है? K डिवाइडेड बाई V की पावर गामा। ये P की वैल्यू उठाई और यहाँ पे जो है वो आपने रख दी। तो ये वर्क डन आपने बताना है, और P की वैल्यू अगर मैं रखूं तो P की वैल्यू कितनी है? K डिवाइडेड बाई V की पावर गामा, और इनटू में कितना हो गया? DV। इस तरीके से काम करना है कि PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, P बताना है तो V गामा मल्टीप्लाई से कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में। P की जगह P वाली वैल्यू K बाई V की पावर गामा इनटू में कितना हो गया? DV। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर लेता हूं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन करूं तो इंटीग्रेशन किसका? DW का। इंटीग्रेशन किसका? K डिवाइडेड बाई V की पावर गामा, और इनटू में कितना हो गया? DV। इस तरीके से काम कर लिया कि P बताना है, V गामा मल्टीप्लाई से कहाँ? डिवाइड में। P की वैल्यू उठाई, इसकी जगह रखी, इंटीग्रेशन DW, इंटीग्रेशन दिस पार्ट। अब अगला काम क्या करना है कि ऑपरेटर की शक्ल में वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम वाली चीजें कहाँ रहेंगी? अंदर। जिनमें वॉल्यूम नहीं है उनको पकड़ के कहाँ खींच लो? बाहर। तो इंटीग्रेशन किसका हो गया? DW का। K जो है सर वो बाहर आ जाएगा। V की पावर गामा है, ऊपर जाएगा तो V की पावर माइनस गामा, और इनटू में कितना हो गया? DV। वर्क डन बताना है 0 से लेकर W। वॉल्यूम की बात करनी है, इनिशियल वॉल्यूम से कहाँ तक जाना है? फाइनल वॉल्यूम।
ये काम जो है ना वो आपने करना। इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन दिस पार्ट, के कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, वी गामा है ऊपर जाके माइनस गामा हो जाएगा, और लिमिट जो है वो वी इनिशियल से कहाँ जा रही हैं, वी फाइनल तक जा रही है। ये काम जो है ना वो आपने कर लिया। अब अगली जो चीजें हैं सर उनके बारे में अगर हम काम करें तो इंटीग्रेशन जो है वो डी डब्ल्यू का करना है, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, डब्ल्यू, लिमिट जा रही है 0 से लेके डब्ल्यू तक, ये काम आपने करा। के तो के है ही, ये जो भी फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन अगर करना है तो v की पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना, माइनस गामा प्लस 1, ये काम जो है वो आपने करा। और v इनिशियल से लेके कहाँ तक जा रहे हो, v फाइनल तक, ये काम जो है ना वो हमने कर लिया कि v की पावर माइनस गामा है तो माइनस गामा प्लस 1 माइनस गामा प्लस 1, ये जो वैल्यू है यहाँ पे किस में थी, इसको आगे एडजस्ट कर देता हूँ, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो w माइनस कितना हो गया 0 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया k अपॉन 1 माइनस गामा, इस तरीके से हो गया। ये उठा के आगे आगे शिफ्ट कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करी तो वी फाइनल माइनस गामा प्लस 1 माइनस, इसको रखा तो ये क्या हो गया, वी इनिशियल माइनस गामा और प्लस में कितना हो गया 1 हमारे पास। इस तरीके से चीजें चला लिया आपने। ये जो है माइनस गामा प्लस 1, तो ये प्लस का तो क्या है 1 और माइनस का क्या है गामा, आगे पीछे करके आपने लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना है कि ये k की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, एक बार इससे कर देता हूँ एक बार इससे कर देता हूँ, ये मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं अंदर तो ये तो कितना हो गया, w इज इक्वल टू के अपॉन 1 माइनस गामा इनटू में, इस k की मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो k v फाइनल माइनस गामा प्लस 1 माइनस k को दोबारा अंदर दिया तो k v इनिशियल माइनस गामा प्लस 1, ये काम आपने कर लिया। अब अगर हम k के बारे में चर्चा करते हैं तो k वाला काम, pv गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो एक बार इस डाटा को इनिशियल के लिए लिख लेते हैं और एक बार इस डाटा को पी फाइनल वी फाइनल की पावर गामा अलग अलग करके लिख लेते हैं। एक बार किसके लिए लिखा, इनिशियल के लिए, और एक बार किसके लिए लिख रहा हूँ, फाइनल के लिए। तो जहां फाइनल वाला डाटा है वहां पे किसका आंसर रखूंगा, फाइनल की टर्म्स में, और जहां इनिशियल वाला डाटा है वहां पे आंसर किसका रखूंगा, इनिशियल की टर्म। तो ये डाटा जो है वो आपके पास क्या बनेगा, सुने ध्यान से, डब्ल्यू अगर बताना है, डब्ल्यू जो है सर वो क्या हो गया, के अपॉन 1 माइनस गामा, गौर करें बेटे यहाँ पे फाइनल वाली वॉल्यूम है तो फाइनल की टर्म्स में लिख लेता हूँ, के की जगह कितना है, पी फाइनल वी फाइनल की पावर गामा इनटू में वी फाइनल की पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस, अगला जो काम है वो क्या कर लिया, के की जगह लिखना है तो पी इनिशियल वी इनिशियल की पावर गामा और वी इनिशियल की पावर माइनस गामा प्लस 1 बन गया। इस तरीके से काम आपने चला लिया। ठीक है, इसको अगर लिखना है तो वर्गडन बताना है तो के अपॉन कितना हो गया 1 माइनस गामा इनटू में, इसको लिखेंगे तो पी फाइनल वी फाइनल गामा माइनस गामा प्लस 1, तो कितना ही रह जाएगा 1 ही रह जाएगा, क्योंकि गामा से गामा कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो ये क्या हो गया, पी इनिशियल वी इनिशियल गामा माइनस गामा कैंसिल हो जाएगा और ये दोबारा क्या बन जाएगा 1 हमारे पास। ठीक है, इसको अब अगर लिखें तो ये तो W ही है। अच्छा ये के तो अंदर जा चुका है यार, ये के जो है अंदर जा चुका है तो यहाँ पे तो 1 ही बचा हुआ है, के अंदर जा चुका है तो यहाँ पे तो क्या बचा हुआ है 1, ये तो अंदर भेज दिया था तो ये कितना है 1 है, 1 अपॉन 1 माइनस गामा, पीवी का फॉर्मूला है, पीवी किसके बराबर होता है एनआरटी, तो ये जो काम है ये क्या हो जाएगा एनआरटी फाइनल माइनस क्या हो जाएगा एनआरटी इनिशियल। इस तरीके से काम है, दोनों में एनआर को कॉमन ले लेते हैं और एक छोटा सा काम और कर लेते हैं, इनके साइन इंटरचेंज करें तो इसको गामा माइनस 1 अगर करूं तो ये क्या हो जाएगा टी इनिशियल माइनस का क्या हो जाएगा टी फाइनल, बस इतना सा काम करना है आपको, ये आपका रिजल्ट है। दोबारा देखो, आपको जो पता होना चाहिए, एक तो वर्गडन का फॉर्मूला कि वर्गडन बराबर होता है पीडीवी के, ठीक है, वर्गडन जो है वो यहाँ पे थर्मोडाइनमिक्स में जो वर्गडन निकालते हैं वो किसके बराबर होता है पीडीवी, ये पता हो। अगली बात की एडियाबैटिक इक्वेशन होती है पीवी गामा इज इक्वल टू क्या रहता है कांस्टेंट, यहाँ से प्रेशर की वैल्यू निकालो, ये वी गामा मल्टीप्लाई से कहाँ भेज दो डिवाइड में, तो ये के बाई वी की पावर गामा है, इसको यहाँ लिखा इनटू में कितना डीवी, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन दिस पार्ट, के को उठाया बाहर खींच लिया, वी गामा है, वी गामा है तो वी की पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस गामा प्लस 1, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ये कांस्टेंट है बाहर खींच लाए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, के जो है उसको अंदर भेज दिया दोनों के साथ, जहां वी फाइनल है वहां पे वी फाइनल वाली वैल्यू, जहां इनिशियल है वहां पे इनिशियल वाली वैल्यू, बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दिया, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन ने कह रखा है, तो ये वर्गडन आ गया एक एडियाबैटिक प्रोसेस का। समझें इसको, कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उसको पूछे मिटे, स्क्रीनशॉट वगैरह लेते हुए चलें बेटा इसके। अगला जो काम है दैट इज योर वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, एक आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं, सुने ध्यान से।
कि वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। एक आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में काम जो है ना वो आपने करना है, सुने ध्यान से। तो एक आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान अगर हम काम करें, समझे, चलो जी, गौर कर रहे होंगे कि वर्क डन की बात करें तो सर दोबारा से वही चीजें हैं कि वर्क डन डी डब्ल्यू किसके बराबर है, पी इंटू डी वी के। आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो क्या कहती है कि पीवी इज इक्वल टू क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। पीवी इज इक्वल टू किसके बराबर है, के के बराबर है। ये काम कर लिया। वही दोबारा से सेम चीजें हैं कि पीवी इज इक्वल टू के है, तो यहां से प्रेशर की वैल्यू निकालते हैं और प्रेशर की वैल्यू किसके बराबर है, के डिवाइडेड बाई वी के बराबर। प्रेशर की वैल्यू निकाल ली। प्रेशर बताना है तो वी मल्टीप्लाई में था, कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो डी डब्ल्यू अगर बताना है तो जहां पे पी लिखा है, पी की जगह क्या लिख दिया, के डिवाइडेड बाई वी, और इनटू में कितना लिख लिया, डीवी लिख लिया। इस तरीके से काम कर लिया आपने। पी बताना था, वी मल्टीप्लाई में था, कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। पी की वैल्यू किसके बराबर है, के बाई वी, इनटू में कितना कर लिया, डीवी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन करा तो इंटीग्रेशन किसका, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन किसका, के बाई वी, और इनटू में कितना हो गया, डीवी। आवाज नहीं करें बेटे, समझे ध्यान से। इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन दिस पार्ट, ये काम आपने करा। अब दोबारा से ऑपरेटर की शक्ल में वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, तो के जो है वो तो कहां चला जाएगा, बाहर, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन किसका कर लिया, डी डब्ल्यू, के जो है वो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका, डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वो डीवी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, वी। ठीक है जी। वर्क डन की बात करें तो जीरो से लेके डब्ल्यू जा रहे हो, वॉल्यूम इनिशियल से लेके उठ के कहां तक जा रहा है, वॉल्यूम फाइनल तक जा रहा है। ये काम आपने करा, जिसमें चीजें जो हैं वो आपने क्या कुछ करनी है, समझे ध्यान से। तो इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करूं तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कितना हो गया, डब्ल्यू, और लिमिट जा रही है जीरो से लेके डब्ल्यू तक। ठीक है जी। के की जगह चाहें तो पीवी किसके बराबर होता है, पीवी बराबर होता है सर एनआरटी के। पीवी किसके बराबर है, एनआरटी के बराबर है। तो के की जगह क्या लिख लेंगे, एनआरटी, और नीचे अगर फंक्शन है, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ मोड ऑफ फंक्शन होता है। लॉग ऑफ मोड ऑफ फंक्शन ऐसे करके लिखते हैं। नीचे कोई भी फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो लॉग ऑफ मोड ऑफ फंक्शन होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये जो है ये वी इनिशियल रखा है और यहाँ पे कितना, वी फाइनल। तो डब्ल्यू माइनस जीरो तो यही रह जाएगा, डब्ल्यू ही। एनआरटी हमारे पास है, इसके बारे में बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एम माइनस में कितना, लॉग ऑफ एन। ये काम आपने कर लिया कि वी फाइनल माइनस में कितना, वी इनिशियल, लोग एम माइनस में कितना, लोग एन। ये काम कर लिया। तो डब्ल्यू की जगह कितना लिख लिया, डब्ल्यू लिख लिया, इज इक्वल टू कितना, एनआरटी। यहां पे अगर मैं बात करूं लोग एम माइनस लोग एन किसके बराबर होता है, लोग एम बाई एन। तो वी फाइनल डिवाइडेड बाई कितना, वी इनिशियल। ये ई बेस है, ई बेस से 10 बेस में कैसे जाते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 एनआरटी लोग 10 बेस की। जो ये ई बेस था, नेचुरल बेस था, इससे 10 बेस में चले गए, और ये जो ये हमारे पास क्या हो गया, वी फाइनल डिवाइडेड बाई वी इनिशियल। इतना सा काम करना है, हर चीज बड़ी आसान सी है, बस आपको एक बार पढ़ना है इसको। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या कहती है कि पीवी इज इक्वल टू क्या रहता है, कांस्टेंट। वैसे भी पीवी किसके बराबर होता है, एनआरटी के। वर्क डन का फॉर्मूला है पीडीवी, पी की वैल्यू निकाल ली के बाई वी, इंटीग्रेशन करा, के कांस्टेंट है बाहर, नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव, तो क्या होता है, लॉग ऑफ मोड ऑफ फंक्शन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log m माइनस log n, log m बाई n होता है। ये ई बेस में है, 10 बेस में जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303। पढ़ें एक बार इसको, देखें कोई दिक्कत आ रही है उसे पूछो।